पड़ी हुई है। आप सुन लीजिएगा। आज जो हमने एशिया का पार्ट करना है उसके हेडिंग दे लें जी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ये हमारे पास साउथ एशिया। ये है जी आज का हमारा टॉपिक साउथ एशिया। ये जरा हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि साउथ एशिया के हवाले से कमीशन क्या क्या पूछ सकता है और हमने इसे किस तरह से कवर करना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। हेडिंग दे लें। सऊदी अरबिया वाला ये हयात साहब हैं जी। हयात साहब आप सोए होते हैं, आप क्लास का ग्रुप नहीं देखते। जो सऊदी अरब वाला है वो मैंने आपके क्लास के ग्रुप में डायरेक्ट शेयर कर दिया था। आपके क्लास के ग्रुप में मौजूद है, उधर जाके देखें, वहां से ले लें। चलें, साउथ एशिया बेटा हमारा टॉपिक है। पाकिस्तान भी साउथ एशिया में है। तो मैप बना लेते हैं हम, उसके बाद वहां से जो है ना क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं फिर हम वो डिस्कस करते हैं। तो पहले हम क्या बनाएंगे बेटा, मैप बनाएंगे। बनाए जरा मैप। पाकिस्तान के मैप से शुरू कीजिएगा। पाकिस्तान के मैप से शुरू कीजिएगा। ये पाकिस्तान का मैप है जी हमारे पास। ये हमारे पास प्यारा पाकिस्तान है जी। ये है क्या है जी हमारे पास हमारा प्यारा पाकिस्तान है। कुछ इस तरह से बनाइएगा जी पाकिस्तान का मैप। उम्मीद करता हूं नजर आ रहा होगा आपको। ये सारा कश्मीर है। पाकिस्तानी कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, ये बनाना जरूरी है। उसके बाद यहीं से शुरू कीजिएगा। ऐसा नीचे तक ले जाए इसे। नीचे तक ले जाए इसे यहाँ तक। ये सारा हमारे पास पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है बेटा, इंडिया है। इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये हमारे पास दिल्ली सरकार है। ये हमारे पास दिल्ली सरकार है। पाकिस्तान इंडिया नजर आ रहा है आपको? इंडिया बना हुआ पूरा मुकम्मल नजर आ रहा है इंडिया आपको? चलें, ठीक है। उसके बाद जो है ना जी हमारे पास पाकिस्तान इंडिया, इंडिया के साथ यहीं पे बनाइएगा बांग्लादेश। आज का बांग्लादेश जो कभी हमारा पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान जिसे हम कहते थे। तो तीन मुल्क तरतीब से बनाए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश।
पाकिस्तान के यहाँ वेस्टर्न साइड में हमने एक मुल्क बनाया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो वो बनाया था हमने अफगानिस्तान, काबुल की हुकूमत। अफगानिस्तान, तो 4 मुल्क हमने तरतीब से बनाए लाइन में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। टोटल हम साउथ एशिया में 8 मुल्कों के बारे में डिस्कस करेंगे, 8 मुल्कों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा घर है पाकिस्तान इसी साउथ एशिया में है, एशिया का वो हिस्सा जो साउथ में है। बहुत सारे सवाल बनते हैं यहाँ से, एक ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ेंगे हम यहाँ पे। 4 मुल्क तरतीब से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। 2 मुल्क यहां बनाएंगे ऊपर की तरफ, 1 2, 2 मुल्क यहां तरतीब से बनाएंगे। ये हमारे पास नेपाल, ये हमारे पास भूटान, नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान 2 ऊपर बनाए हैं, 6 हो गए, 2 यहाँ नीचे बनाने हैं। एक तो यहां बना लें, ये है जी श्रीलंका, श्रीलंका। और उसके बाद यहाँ कुछ जजीरों पे मुश्तमिल एक कंट्री है और जिसका नाम है हमारे पास मालदीव। क्या नाम है? मालदीव, जिसे हम मालदीव कहते हैं। जिसे हम मालदीव कहते हैं, मालदीव्स लिखेंगे इसे हम। तो ये 8 मुल्क हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, किसमें? साउथ एशिया में। ये मैं साइड वाली जगह रेज कर रहा हूं, ये आप समझिएगा अफगानिस्तान हमने यहाँ बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ मैंने लिखना है थोड़ा सा। तो ये जो हमारे पास कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, 4 लाइन में, 2 ऊपर 2 नीचे। ऊपर वाले नेपाल, भूटान, नीचे वाले श्रीलंका और मालदीव। तो ये जो 8 मुल्क हैं ये साउथ एशिया में आएंगे। अफगानिस्तान को कुछ लोग साउथ एशिया में काउंट नहीं करते हैं। यहीं पे जो ड्यूरंट लाइन है उसी को जो है ना बॉर्डर समझा जाता है साउथ एशिया का, कि जी यहीं पे जो है ना जी साउथ एशिया खत्म हो रहा है। कुछ लोग इसे काउंट नहीं करते, अगर इसे काउंट नहीं करेंगे तो फिर 7 मुल्क बनेंगे साउथ एशिया में, फिर 7 बनेंगे। अगर लेकिन आगे चल के हम सार्क को जब देखेंगे तो सार्क का अफगानिस्तान हिस्सा है, तो 8 भी ठीक है, इसका जवाब 7 भी ठीक है साउथ एशिया में कंट्रीज की अगर बात की जाएगी। तो ठीक है बेटा, तो ये मैप बना लिया आप लोगों ने, फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। ये है जी हमारे पास साउथ एशिया की कंट्रीज जिनके बारे में आज हमने पढ़ना है। सारे नाम सुने हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं और इनके बारे में सवाल बनते ही बनते हैं। जी बेटा मुझे बता दे, बन गया है ये मैप? चलें जी, जरा पहले हम साउथ एशिया को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम कंट्रीज को डिस्कस करेंगे। अब इस साउथ एशिया के अंदर आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाला सारा समंदर है। यहाँ हमारे पास क्या है जी? समंदर है, सारे का सारा क्या है जी? ओशन है हमारे पास। कौन सा ओशन है जी? ये सवाल बनेगा आपका यहाँ से कि क्या है जी हमारे पास सारा समंदर कौन सा है और ओशन कौन सा है? बनाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो ओशन है बेटा वो इंडियन ओशन है। कौन सा ओशन है? ये जो ओशन है हमारे पास एशिया के साउथ एशिया के साउथ में या एशिया के साउथ में इंडियन ओशन है। या अगर यहाँ सी की बात करेंगे तो अरेबियन सी।
बुइरा अरब जिसे हम कहते हैं। तो अरेबियन सी इज पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। ओशन 5 हैं पूरी दुनिया में, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। सी एक से ज्यादा हैं, सैकड़ों की तादाद में। सी क्या होंगे, हमेशा किसी न किसी ओशन का हिस्सा होंगे। तो इंडियन ओशन यहाँ हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ हम जरा देखते हैं कि लैंड लॉक्ड कंट्री कितनी है साउथ एशिया में। वो मुल्क जिन्हें समंदर नहीं लगता है, ये सारे का सारा नॉर्थ में चाइना है। ये कौन सा मुल्क है हमारे पास, चाइना है। ये वाला जो सारा कंट्री है, ये कौन सा है बेटा हमारे पास, चाइना है, नॉर्थ में। ठीक है, तो हमारे पास ये देखें कि ये अफगानिस्तान को समंदर नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ ईरान आ जाता है। यहाँ ईरान मौजूद है, यहाँ समंदर नहीं है, समंदर इधर है ईरान के नीचे। तो काबुल को समंदर नहीं लगता। काबुल हमारे हमसाया ममालिक में सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, वाहिद लैंडलॉक कंट्री है जो पाकिस्तान को टच करता है, अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, उसके अलावा नेपाल भी लैंडलॉक कंट्री है, और भूटान भी। नेपाल भी और भूटान भी, देखिए इन्हें कोई समंदर नहीं लग रहा है। ये सारी ट्रेड जो है ना यहाँ से इंडिया से गुजर के इनकी समंदर तक पहुंच जाएगी। तो साउथ एशिया के अंदर पूछता है कितने लैंडलॉक कंट्री हैं, 3 हैं, एक अफगानिस्तान, एक नेपाल और एक भूटान। ठीक है, इन्हीं मुल्कों ने आगे चल के सार्क बनाई है। सार्क को भी आज हम डिस्कस करेंगे, क्यों बनाई गई, मकसद क्या था, उसके फ्लॉप होने की वजह क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब आ जाए जी, ये जजीरे पे मुश्तमिल मुल्क है, आइलैंड है, चारों तरफ पानी है श्रीलंका के। मालदीव भी जजीरों पे मुश्तमिल है, समंदर पे मुश्तमिल है, चारों तरफ क्या है, समंदर है। समंदर के पानी से घिरे हुए जजायर पे मुश्तमिल है मालदीव। तो मालदीव भी आइलैंड है और श्रीलंका भी आइलैंड है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा सार्क के वो कौन से मुल्क हैं या कितने मुल्क हैं जो जजीरों पे मुश्तमिल हैं, आइलैंड पे मुश्तमिल हैं। तो 2 हैं, मालदीव और श्रीलंका। रकबे के लिहाज से सबसे छोटा जो कंट्री है वो मालदीव है, साउथ एशिया में भी और मुस्लिम वर्ल्ड में भी। स्मॉलेस्ट मुस्लिम कंट्री अगर आपसे पूछा जाए तब भी मालदीव है, और सबसे छोटा कंट्री से सार्क मुल्कों में भी हमारे पास मालदीव होगा। सबसे बड़ा मुल्क इंडिया है यहाँ साउथ एशिया में, रकबे के लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से भी। आबादी के लिहाज से तो इंडिया पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है, इन्होंने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक हो गया, ये सवाल बनेंगे। फिर यहाँ पूछता है कितने मुस्लिम कंट्रीज हैं साउथ एशिया में या सार्क में, वो कहेगा। तो मुस्लिम कंट्रीज काउंट करें, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान मुसलमान कंट्री है, बांग्लादेश भी मुसलमान कंट्री है, 3 हो गए। चौथा मालदीव मुस्लिम कंट्री है, श्रीलंका मुसलमान मुल्क नहीं है, नेपाल और भूटान मुसलमान मुल्क नहीं है, ना ही इंडिया मुसलमान मुल्क है। तो 4 मुस्लिम कंट्रीज हैं सार्क में भी, साउथ एशिया में भी। ये वो सारे सवाल हैं जो बने हैं, कहीं ना कहीं उसने पूछे हैं। फिर पूछेगा जी ओनली वाहिद कंट्री जहां से इक्वेटर गुजरता है। तो यहाँ जो मालदीव है ये वाहिद मुल्क है इसका, साउथ एशिया का, जहां से इक्वेटर पास करता है, इक्वेटर गुजरता है। इक्वेटर एशिया के 2 मुल्कों से गुजरता है, एक मालदीव से और दूसरा इंडोनेशिया के बारे में पढ़ेंगे हम आगे चल के, साउथ ईस्ट एशिया में। तो मालदीव जो है ना क्या है जी, वाहिद मुल्क है साउथ एशिया का जिसे इक्वेटर क्रॉस करता है, या साउथ एशिया का या सार्क का आपसे पूछा जाए। तो ये वो सारे सवाल हैं जो आपसे पूछे जाएंगे कहीं ना कहीं, तो जी आपने करने हैं। ठीक है, अब जरा इन कंट्रीज को 1 बाय 1 डिस्कस करना शुरू करते हैं। अफगानिस्तान से हम अपनी बात शुरू करते हैं। अफगानिस्तान से हम अपनी बात शुरू करते हैं, हेडिंग देने अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की हेडिंग देने बेटा,
अफगानिस्तान जो है ये आपका पाकिस्तान की कौन सी साइड बनती है? वेस्टर्न साइड बनती है पाकिस्तान की। ये कौन सी साइड है? वेस्टर्न साइड है, या नॉर्थ वेस्ट कह देगा आपको। इसकी ज्योग्राफी देखें पहले थोड़ी सी, देखें यहां से ये टच करता है पाकिस्तान को ऊपर से, और यहाँ जो पट्टी बनती है इसका नाम है वाखान की पट्टी, वाखान, वाखान कॉरिडोर, वाखान कॉरिडोर इसे हम कहेंगे। इसके ऊपर यहाँ जो मुल्क है सेंट्रल एशिया का वो है ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान क्या कहेंगे जी इसे? हम ताजिकिस्तान कहेंगे, ताजिकिस्तान। तो सवाल ये बनता है कि वाखान कॉरिडोर सेपरेट विच टू कंट्रीज। तो वाखान कॉरिडोर के ऊपर ताजिकिस्तान है, नीचे पाकिस्तान है, इन दोनों को तो सेपरेट करें। अगर ताजिकिस्तान से हमने पाकिस्तान जाना है तो हमें किससे क्रॉस करके जाना पड़ेगा? वाखान से। तो आप कह सकते हैं कि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं? वाया वाखान कॉरिडोर। तो वाखान कॉरिडोर इज पार्ट ऑफ विच कंट्री? अगर आपसे पूछा जाए वो खुद कौन से मुल्क का हिस्सा है, तो खुद अफगानिस्तान का हिस्सा है वाखान कॉरिडोर। 350 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कहीं ज्यादा है कहीं कम है। ज्यादा से ज्यादा 64 किलोमीटर, कम से कम 16 किलोमीटर चौड़ाई है वाखान कॉरिडोर की, और लंबाई है 350 किलोमीटर। इसकी लेंथ है, पूछता है पेपर में, लेंथ भी पूछी है, चौड़ाई भी पूछी है। फिर पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर का नाम क्या है हमारे पास जी? आपको बताइए, ड्यूरंड लाइन। ड्यूरंड लाइन है जो कि 1893 के अंदर खींची गई थी। हेनरी ड्यूरंड था अंग्रेजों की तरफ से, और अफगानिस्तान का बादशाह था अब्दुर्रहमान साहब। अब्दुर्रहमान साहब थे जी अफगानिस्तान की तरफ से, और हेनरी ड्यूरंड साहब थे अंग्रेजों की तरफ से। साल याद रखिएगा 1893, 1893 के अंदर ये लाइन खींची गई थी। इंटरनेशनल बॉर्डर इसे डिक्लेयर किया गया था। ठीक हो गया। फिर बहुत सारे इलाके लगते हैं यहाँ से पाकिस्तान को, जैसे ऊपर से वाखान के बाद बदख्शां का सूबा लगता है, फिर नूरिस्तान का सूबा लगता है, फिर हमारे पास नीचे की तरफ चले तो नंगरहार, पक्तिका, नीचे आएंगे तो आपका जो है ना जी गजनी का इलाका, कंधार का इलाका, ये सारे इलाके लगते हैं अफगानिस्तान को। लेकिन हेरात का सूबा नहीं लगता है, पेपर में वो हेरात का पूछता है, कौन सा सूबा नहीं लगता है? हेरात का सूबा इधर है, दूसरी साइड पे है। हेरात का कभी कभी वो देता है ऑप्शन। बाकी जो है ना जी 8-7 जो है ना इनके अगर लिखना चाहे तो लिखने में से जरूरत नहीं है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। जैसे हमारे पास जो है ना जी बदख्शां, नूरिस्तान, कुनर है, हाँ निंगरहार है, निंगरहार के बाद पक्तिका है, खोस्त है, कंधार है, हेलमंद है। लिखना चाहे तो लिख लें। ऊपर ऊपर हमारे पास बदख्शां, फिर नूरिस्तान, फिर कुनर, फिर नंगरहार, फिर पक्तिका, फिर जो है ना जी पक्तिका के बाद जो है ना जी तरतीब से बनेगा आपका खोस्त, खोस्त के बाद फिर कंधार, और कंधार के बाद आखिरी है हमारे पास हेलमंद। ये 8-10 इसके सूबे जो है ना यहाँ में टच करते हैं। हेरात का वो पूछता है कौन सा टच नहीं करता है, ऑप्शन में वो हेरात का ऑप्शन दिया होता है उसने। हेरात दूसरी साइड पे है। तो ये तो ज्योग्राफिकली हो गया आपका। ठीक है, यहीं से हमारे पास काबुल रिवर आ रहा था पाकिस्तान ज्योग्राफी में। काबुल रिवर अब देखेंगे कहां से आ रहा है। यहीं से गोमल रिवर आ रहा है, यहीं से कुरम रिवर आ रहे हैं पाकिस्तान में केपीके के अंदर। तो सारी इसकी जो ट्राइब्यूटरीज थी, कुनर रिवर ऊपर है, मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे माउंटेन रेंज, हिंदू कश माउंटेन रेंज जा रही है काबुल तक। तो एक हमारा ज्योग्राफिकली कनेक्शन है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर। लिखिए जरा, ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर इसे हम कहेंगे कि बड़े बड़े अंपायर का कब्रिस्तान। ग्रेवयार्ड ऑफ
अंपायर इसे कहेंगे हम। अफगानिस्तान को कौन कौन से अंपायर इसमें गर्क हुए? 3 बड़े। ब्रिटिश अंपायर जो था वो यहाँ लड़ता रहा, कुछ नहीं हासिल हुआ, आखिरकार वो जंग हारे और चले गए। ठीक है, उसके बाद वो अपने आप को सस्टेन ही नहीं कर पाए थे। फिर आप देखें कि रशिया यहाँ आया था। अच्छा, बर्तानिया वाले कब गए यहाँ से? यूके वाले 1919 के अंदर। किंग अमानुल्लाह भी सवाल बना है। किंग अमानुल्लाह की सरबराही में ये जंग लड़े थे 1919 के अंदर। कुछ एरिए पे ये काबिज थे, उसके बाद ये भी छोड़ के भाग गए थे। पूछता पेपर में कि जब अफगानिस्तान आजाद हुआ तो उस वक्त इनका बादशाह कौन था? तो किंग अमानुल्लाह था। उसकी सरबराही में ये लड़े थे और आजाद किया था इन्होंने। तो ब्रिटिश अंपायर इस तरह से यह गर्क हुआ। फिर रशियंस आ गए 1979 में। यूएसएसआर 1979 से लेकर 1989 तक ये रहे, जंग हारे और रशिया टूट गया, बर्बाद हो गया। फिर आगे चल के 9/11 के बाद यहाँ अमेरिका आ गया, यूएसए आ गया। कब आया यूएसए? सवाल पूछता है। 7 अक्टूबर 2001 को 9/11 के बाद। और 2020 में अमेरिका भी यहाँ से भाग गया, जंग हारने के बाद यहाँ से निकल गया। तो बड़े बड़े अंपायर जो हैं यही गुजरे हैं, तो इनका ग्रेवयार्ड कहा जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर इन्हें कहा गया है अफगानिस्तान को। इनका जो फाउंडिंग फादर है वो अहमद शाह अब्दाली है। जो मॉडर्न अफगानिस्तान है उसका जो फाउंडिंग फादर है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? जी अहमद शाह अब्दाली। ऐसे मैं रेज करता हूं। एक मिनट, किधर गए हैं? डस्टर किधर है साफ करने वाला? तो ये बेटा अफगानिस्तान के हवाले से हम देख रहे हैं। और जो है ना, यहाँ से ये सारे सवाल बने हैं किसी न किसी पेपर में पाकिस्तान अफेयर के हवाले से या आपके। चलें जी, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली साहब की बर्थ के बारे में भी पूछता है, कहाँ हुई थी? मुल्तान में ये पैदा हुआ था। मुल्तान के अंदर आज भी एक रोड है, अब्दाली रोड। मुल्तान के लोगों को तो पता होगा, बाहर के लोगों को शायद आइडिया ना हो। अब्दाली रोड, तो वहां अहमद शाह अब्दाली का वो बर्थ प्लेस की जगह पे आज भी जो है ना वहां लिखा हुआ है कि दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ अहमद शाह अब्दाली। तो ये जो है ना जी फाउंडिंग फादर है अफगानिस्तान का। इसने मॉडर्न अफगानिस्तान की बुनियाद रखी थी। नादिर शाह का वो गुलाम था, ये नादिर शाह का गुलाम था। आगे चल के इसने फिर अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत बनाई और अफगानिस्तान को मजबूत किया। हिंदुस्तान पे भी इसने हमले किए थे। पानीपत की तीसरी जंग के हवाले से ये जाना जाता है। 1761 की ये बात है, 1761 की। उस वक्त ये आया था, यहाँ इसने हमला किया था अहमद शाह अब्दाली ने, पानीपत की तीसरी जंग जिसे हम कहते हैं। खैर, ये अफगानिस्तान का फाउंडिंग फादर है। और इस तरह से आप देखें कि अफगानिस्तान के अंदर जो इसे हम इनकलाब कहते हैं, रशिया की जंग के हवाले से मैंने आपको बता ही दिया है। यूएसए की वार में मैंने आपको डिटेल से करवाई थी ये जंग यूएसए हिस्ट्री के अंदर। तो ये यहाँ से जंग हार के निकल गया था और उसके बाद फिर एक पावर वैक्यूम पैदा हुआ अफगानिस्तान के अंदर। और फिर अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत किसने बनाई? तालिबान ने बनाई। तालिबान ने गवर्नमेंट कब बनाई? 1996 के अंदर। मुल्ला उमर प्लस उसामा बिन लादेन। मुल्ला उमर जो था हेड ऑफ द स्टेट था, उसामा उसकी सपोर्ट में था। तो मुल्ला उमर की गवर्नमेंट थी आप कहेंगे। ठीक है, 1996 के अंदर फिर वो 9/11 हो गया, फिर यहाँ अमेरिका आ गया और
अमेरिका भाग गया इब्राहिम अकॉर्ड करके, वो सारा मैं आपको डिटेल करवा चुका हूँ यूएस हिस्ट्री में। तो अब ये देख लेंगे अफगानिस्तान का जो करंट जो है ना जी, आप कहने के प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन है, उसके बारे में सवाल बन जाएगा। तो हसन अखमद साहब है जी, हसन अखुंद साहब क्या है जी, पीएम है करंट। और आमिर खान मुत्तकी जो है इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। आमिर खान मुत्तकी क्या है, इनके फॉरेन मिनिस्टर है। और प्राइम मिनिस्टर हसन अखवंद साहब हैं। तालिबान की गवर्नमेंट है अभी यहाँ दोबारा से, खैर तालिबान ने अपनी जो गवर्नमेंट है उसे मजबूत कर लिया है। इस वक्त एक अफगानी रुपया जो है वो 4 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। मतलब हमारी जो करेंसी है वो अफगानिस्तान से भी गिर गई है, अंदाजा लगाएं। और अफगानिस्तान के अंदर कोई जो है ना जी फैक्ट्री नहीं है, आपको पता है सारा कुछ इधर से जा रहा है पाकिस्तान से। उसके बावजूद भी वहां जो है ना जी किस तरह से डॉलर जो है ना आप देखेंगे उसकी वैल्यू है, और हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। इस वजह से पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके हालात अच्छे नहीं हैं। खैर उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया, सरवाइव भी किया, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ लड़े भी सही, और बाकी मामला भी देखे। तो ये अफगानिस्तान की करंट सूरत हाल है। अफगानिस्तान का जो शायर है वो आपको बताया कि हमारे पास कौन है जी, खुशहाल खान खट्टक जो है उनका कौमी शायर है। और अफगानिस्तान की एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से सवाल बनता है किसने बनाई थी, तो अल्लामा इकबाल साहब ने बनाई थी। अफगानिस्तान की जो पहली एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, बनाई गई थी 1934 की बात है। तो उस वक्त अल्लामा इकबाल साहब जो थे वो उन्होंने इसकी एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी। तो ये अफगानिस्तान के हवाले से 2-4 सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा हमसाया मुल्क है और वहाँ क्या सूरत हाल है। यहाँ सारी अब जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है वेस्टर्न बॉर्डर से, वो यहीं से हो रही है। इंडिया उसे करवा रहा है, इंडिया की यहाँ प्रॉक्सी है पाकिस्तान के खिलाफ, और वहां लोगों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में डिस्टरबेंस क्रिएट की जाती है वेस्टर्न बॉर्डर पे, ताकि पाकिस्तान ईस्टर्न बॉर्डर पे ध्यान ही ना दे सके। बेसिकली हम एंगेज किया गया वेस्टर्न बॉर्डर पे इसी मकसद के लिए कि हम ईस्टर्न बॉर्डर पे कश्मीर के बारे में और इनके बारे में सोच ही ना सके, हमें टाइम ही ना मिले, हम उधर ही पूरे हुए पड़े। ठीक हो गया जी, पाकिस्तान के बारे में अलग से हमने पढ़ लिया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंडिया को जरा थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं बाकी मुल्कों के साथ, इसे मैं रेज करता हूं। इंडिया, तो इंडिया आपको पता है सबसे बड़ा मुल्क है बाय पॉपुलेशन, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है ये आबादी के लिहाज से, और रकबे के लिहाज से साउथ एशिया का सबसे बड़ा, साउथ एशिया का सबसे बड़ा मुल्क इसे आप कहेंगे। 28 इनकी स्टेट्स हैं, जिनमें सबसे बड़ी रियासत है राजस्थान। यहाँ पे राजस्थान राजपूतों की रियासत सबसे बड़ी रियासत है इनकी रकबे के लिहाज से, और सबसे बड़ी रियासत उसके हवाले से, आबादी के हवाले से यूपी है। उत्तर प्रदेश वो कहते हैं इसे, यूपी को। ये आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत है इंडिया की। हमारे साथ आजाद हुआ, 15 अगस्त को मनाता है अपनी आजादी। हिस्टोरिकली बड़ा जबरदस्त कंट्री है। इसकी पार्लियामेंट सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के 2 हिस्से हैं, बाई कैमरल हैं यहाँ भी। हाँ जी, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा का मतलब जिस तरह हमारी नेशनल असेंबली है, जिस तरह हमारी नेशनल असेंबली है वैसे ही लोकसभा, जिसमें लोग चुनाव करते हैं।
राज्यसभा वैसे ही है जिस तरह हमारा सेनेट है, अपर हाउस। ये अपर हाउस, ये लोअर हाउस। इसमें डायरेक्ट लोग नहीं चुनाव करते, बल्कि जिस तरह हमारे सेनेटर इलेक्ट होते हैं वैसे ही मुख्तलिफ रियासतों के नुमाइंदे मौजूद होती हैं राज्यसभा में। राज्यसभा और लोकसभा, ठीक हो गया जी। तो इस तरह से जो है ना जी, इनकी जो पार्लियामेंट है इसके बारे में सवाल आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट किसकी है? इंडिया की है। दुनिया का सबसे लंबा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इंडिया का है, 395 आर्टिकल है उसके। दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड जो है किसका है जी? इंडिया का है। ठीक हो गया। इनका जो हमारे पास फ्लैग है, इसे मैं रेज कर देता हूँ। फ्लैग जो है उसके बारे में सवाल बनता है कि उसका जो फ्लैग है, एक तो उसका नाम तिरंगा है, सबको ही पता होगा। उसके अंदर एक व्हील बना हुआ है, उस फ्लैग के अंदर एक व्हील बना हुआ है। उस व्हील के बारे में सवाल बनता है, वो व्हील किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो वो रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रेस को। व्हील प्रोग्रेस को। ये सवाल बनता है कि इंडिया के झंडे में जो व्हील है उसका क्या नाम है, उसे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो वो प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, प्रोग्रेस को। ठीक है। कुछ दरिया बनाएंगे हम यहाँ, और एक दो चीजें और यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडिया के हवाले से। तो इंडिया का सबसे बड़ा दरिया जो है ये, कि हमने यहाँ हिमालय रेंज पढ़ी थी, यहाँ हमने हिमालय माउंटेन रेंज पढ़ी थी, जो यहाँ से गुजर रही है ऐसे पाकिस्तान से, ऐसे हिमालय हिमालय। तो यहाँ से हिमालय रेंज है, तो यहीं से जो दरिया निकलता है ऐसे करके निकालना है, ऐसे ऐसे ले जाए, इधर घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, फिर इंडिया में बांग्लादेश में से गुजरेगा और फिर गिरेगा बे ऑफ बंगाल में। ये क्या है हमारे पास? बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल। तो जो दरिया है सबसे बड़ा इंडिया का, उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा रिवर। इधर देखता हूँ, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है इंडिया का सबसे बड़ा दरिया है, ब्रह्मपुत्रा। लिखिए जरा, सवाल बनेगा। ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा दरिया है। 2880 किलोमीटर के करीब इसकी लेंथ है ब्रह्मपुत्रा। तो ये कहां से निकला है? हिमालय रेंज से निकल रहा है, इंडिया में से बहता हुआ बांग्लादेश में जाएगा, फिर बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेगा। लेंथ याद रखने की वैसी जरूरत नहीं है, आप बस ब्रह्मपुत्रा याद रखेंगे, इंडिया का सबसे बड़ा दरिया है। उसके बाद दो दरिया और बनाएंगे हम यहाँ से, एक तो यहीं से डायरेक्ट ले जाए ऐसे, एक यहाँ से ले जाए ऐसे करके, इसे मिला दें, फिर इंडिया में ले जाए, बांग्लादेश में ले जाए, फिर इसे आगे गिराते जाए। तो ये जो है ऊपर हमारे पास गैंग्स रिवर है, इसे दरिया गंगा कहेंगे हम। नीचे वाला हमारे पास जमुना रिवर, दरिया यमुना या फिर जमुना, इसे यमुना लिखता है वो। दरिया जमुना, जमुना या फिर यमुना। इलाहाबाद के करीब कहीं ये मिलते हैं दोनों, इलाहाबाद के करीब ये मिलेंगे कहीं पे। तो गैंग्स रिवर और दरिया गंगा और दरिया जमुना के बारे में दो तीन सवाल बनते हैं। दरिया जमुना के हवाले से देखें, इसके ऊपर हमारे पास ये कौन से, इसके किनारे पे कौन सा शहर आबाद है? आगरा सिटी। आगरा सिटी जो है, सवाल पूछा जाए कौन से दरिया के किनारे पे है? दरिया जमुना के किनारे पे। आगरा सिटी किसने बसाया था? हिस्ट्री में आपको मैं पढ़ाऊंगा, सिकंदर खान लोधी, लोधियों ने बसाया था आगरा सिटी। सिकंदर खान लोधी वो बंदा था जिसने आगरा सिटी को बसाया था। कहाँ पे? दरिया जमुना के किनारे पे। फिर वक्त आगे चला और शाहजहां की जब मुमताज फौत हुई तो उसे आगरा में ही क्या किया, अपना ताजमहल बनवाया था। तो ताजमहल जो है वो कहाँ है? पूछा जाएगा कौन से दरिया के किनारे पे है, कौन सी सिटी में है और किसने बनवाया? तो ताजमहल जो है वो हमारे पास आगरा में है, दरिया जमुना के किनारे पे है।
शाहजहां ने बनवाया था। 1632 में ये बनना शुरू हुआ था और 1648 में जाके ये मुकम्मल हुआ था अपनी बेगम मुमताज के चक्कर में। इसीलिए ताजमहल को मुमताज महल भी कहते हैं। तो ये पूछता है कौन से दरिया के किनारे पे है, कौन से सिटी में है। जबकि आगरा सिटी की बात करेंगे तो वो सिकंदर खान लोधी ने बसाया था। तो ये था दरिया जमुना के हवाले से, लेंथ याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर दरिया गंगा है। दरिया गंगा के हवाले से जो सवाल बनेगा वो ये कि दरिया गंगा फिर बांग्लादेश में चला गया, ये दोनों मिल गए, फिर ये बांग्लादेश में चले गए, बांग्लादेश में से बहते हुए जाएंगे, फिर इधर बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेंगे। तो बांग्लादेश में इंटर होने से पहले इंडिया ने गैंग्स रिवर के ऊपर बनाया एक डैम। इंडिया ने सिर्फ हमारा ही पानी नहीं रोका हुआ, इंडिया ने बांग्लादेश का पानी भी रोकने की कोशिश की है। तो कौन सा डैम बनाया? फरोखा डैम। पूछता सवाल पेपर में। फरोखा डैम जो है ये इंडिया ने बनाया है गैंग्स रिवर पे। सवाल ये बनता है कौन से रिवर पे? दरिया गंगा के ऊपर बनाया है, और ताकि बांग्लादेश जो है ना इस सार का सारा पानी इस्तेमाल ना कर सके, हम इस पानी को इस्तेमाल करें। तो ये सवाल बना है कि इंडिया का और बांग्लादेश का जो डिस्प्यूटेड डैम है उसका क्या नाम है? तो फरोखा डैम है, डिस्प्यूटेड डैम है। बांग्लादेश इस पे इतराज करता है कि तुम हमारा पानी रोकने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए आजकल आप देख रहे हैं बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया यहाँ चौधरी बन के रहना चाहता है, इन सारे मुल्कों को दबा के रखना चाहता है, और किसी हद तक वो इसमें कामयाब भी हो गया है। उसकी वजह यह है कि इन मुल्कों को दबा के रखता है, छोटे मुल्क हैं बेचारे। इधर नेपाल भूटान वैसे ब्लैकमेल होते हैं क्योंकि उनको समंदर तक जाने का रास्ता ही नहीं है, भूखे मरेंगे वरना वो। बांग्लादेश के अंदर आपको पता ही है आजादी की जंग में इंडिया ने क्या रोल प्ले किया था। असल में पाकिस्तान की मुखालफत में सारा कुछ वो कर रहा था। कोई बंगाली उसे हमदर्दी तो नहीं थी ना, उसे असल में पाकिस्तान की मुखालफत में कर रहा था। वहां सारा कंट्रोल की अपनी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की है, बनाई रखी है अभी तक। वहां के लोग अब बागी हो गए इंडिया के खिलाफ। पाकिस्तान वैसे ही जो है ना जी, पाकिस्तान का और इंडिया का आपको पता है ताल्लुकात किस तरह से हैं। चाइना इनके सर पे बैठा है इंडिया के, तो इस वजह से भी जो है ना जी वो चाहता है कि जो साउथ एशिया के मुल्क है ये मेरे हाथ में रहे। तो इस वजह से जो है ना जी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते करते और चाइना का घेराव करते करते इंडिया का खुद का घेराव हो गया है। चारों तरफ से चाइना ने घेर लिया है। कंटेनमेंट ऑफ चाइना की जो पॉलिसी थी अमेरिका की, जिसमें इंडिया उनका एलाय था, वो करते करते इंडिया कोशिश करता था कंटेन करें हम चाइना को। वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना करते करते कंटेनमेंट ऑफ इंडिया हो गई अब। क्यों? इधर पाकिस्तान बैठा है इंडिया का दुश्मन। मालदीव में चाइना पहुंच गया, पोर्ट ले ली है। श्रीलंका का मतलब अब चाइना ही है, मुकम्मल तौर पे यहाँ पे बैठा है वो चाइना। हम्बन टोटा 10 साल के 100 साल के लिए लीज पे उसने ली हुई है, यहाँ से घेरा हुआ है। बांग्लादेश में भी अब चाइना बैठा हुआ है। नेपाल भी अब इंडिया के हाथ से निकल के चाइना की तरफ चला गया है। भूटान किसी हद तक है, इसके बाद ऊपर चाइना खुद बैठा है। तो बताएं चाइना ने घेर लिया है कि नहीं घेर लिया है? वन बेल्ट वन रोड के जरिए भी घेर लिया इस तरह से। तो चाइना को कंट्रोल करते करते कंटेनमेंट ऑफ इंडिया हो गई है इस वक्त यहाँ। खैर जी, तो ये मैंने आपको बताया गैंग्स रिवर और यमुना रिवर के हवाले से, और साथ में ब्रह्मपुत्रा रिवर के हवाले से। तो ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, इधर भी पानी है सारा ये वाला, इधर भी पानी है। तो 3 साइडों पे पानी, एक साइड पे ये खुश्की है। ये जो पेनिनसुला बनता है इसका नाम है दक्कन पेनिनसुला, दक्कन जजीरा नुमा, दक्कन पेनिनसुला जिसे हम कहते हैं, दक्कन जजीरा नुमा। हैदराबाद दक्कन भी यहीं पे हमारे पास है, हैदराबाद दक्कन भी हमारे पास कहाँ है? यहीं पे है। तो दक्कन पेनिनसुला दुनिया का दूसरा बड़ा पेनिनसुला है। सबसे बड़ा पेनिनसुला हमने अरेबियन पेनिनसुला देखा था, तो ये दुनिया का दूसरा बड़ा पेनिनसुला बन रहा है यहाँ पे हमारे पास, दक्कन पेनिनसुला, याद रखिएगा। ठीक हो गई। तो ये थोड़ा सा मैंने बताया आपको इंडिया के हवाले से, हमारे साथ ही आजाद हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने आप को बड़ा जबरदस्त ग्रो किया। इस वक्त आपको पता है पूरी दुनिया की जो इंडस्ट्री है
वो इंडिया में शिफ्ट हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके आईटी की इंडस्ट्री तक जितनी हमारी पूरी जीडीपी है ना, 300 350 300 मेरे ख्याल से कोई 75 के करीब हमारे 375 बिलियन के करीब हमारी टोटल जीडीपी है। टोटल जीडीपी सारे मिला के तो उतना इंडिया सिर्फ आईटी से कमा रहा है। अंदाजा लगाएं आप, सिर्फ एक आईटी का जो फील्ड है जहां से हम सिर्फ और सिर्फ सालाना 2 से 3 बिलियन रुपए कमा रहा है पाकिस्तान, वहां से इंडिया कितना कमा रहा है? 350 400 बिलियन डॉलर। इतना जबरदस्त उन्होंने अपने मुल्क में फैसिलिटेट किया। मैं पहले भी आपको बता रहा था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने देनी होती है अपने मुल्क में, तभी कोई बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है। हमारे मुल्क में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जीरो है। उल्टा पाकिस्तान के अंदर रोका जाता है कि आप इन्वेस्ट ना करें। कैसे? मुख्तलिफ तरीकों से। आप अगर मीटर लगवाने जाए, आपने एक बिल लगाई है, आपने उसका बिजली तो कलेक्शन तो आपको चाहिए। उसका अगर आपने मीटर लगवाना है ना, वो 2 महीने का प्रोसेस है। मीटर लगवा 2 महीने जख मारेगा, वो क्या करेगा? और उसके लिए पैसे आपको लग देने पड़ेंगे, ब्लैकमेल आपको लगवाना पड़ेगा। मतलब इतना मुश्किल जब हम प्रोसीजर कर देंगे तो कौन आएगा बेवकूफ इंसान इधर आके करेगा इन्वेस्टमेंट? तो ये सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हमारी गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए। इंडिया में आपको बताया बड़े बड़े अंबानी और टाटा और पता नहीं कौन कौन से इधर सारी इंडस्ट्री लेके गए हैं और वो लगा रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइज किया उन्होंने। हेल्थ में वो इतना आगे चले गए हैं ना कि अगले 100 साल भी हम उन्हें कम्पीट नहीं कर सकते। हेल्थ के सेक्टर में बात कर रहा हूँ। ठीक इसी तरह से बाकी सेक्टर हैं, मतलब तकरीबन हर एक सेक्टर में वो उन्होंने जबरदस्त अपने आप को डेवलप किया है। देखिए पूरी दुनिया में जितने बड़े बड़े जो सीईओ कंपनीज के सीईओ कहां से? इंडिया से। तो इस तरह से मतलब ये मामला है। खैर हम आगे चलते हैं जी। इंडिया के हवाले से हम देख लेते करंट, हम देख लेते हैं इनकी जो गवर्नमेंट है। तो नरेंद्र मोदी साहब हैं, जिसे मैं रेज करता हूँ। नरेंद्र मोदी साहब हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो है ना, क्या है जी? नरेंद्र मोदी साहब जो है ना, इनके प्राइम मिनिस्टर हैं। तीसरी दफा बने हैं ये, तीसरी दफा बने हैं जी नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर इंडिया के। और इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो भी याद रखना है आपने, द्रौपदी मुर्मू, मुमरू मुमरू द्रौपदी मुर्मू जो है इनके क्या प्रेसिडेंट है। द्रौपदी मुर्मू साहिबा क्या है जी इनके प्रेसिडेंट हैं। ये सवाल बनेगा। नरेंद्र मोदी का जो पार्टी का नाम है वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी से इसका ताल्लुक है। अब तो खैर ये कोalition गवर्नमेंट में आया है, इससे पहले ये तकड़ी मेजॉरिटी के साथ था। तो ये इस वक्त का इनका गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है। मैं चेक कर लेता हूँ, कोई सवाल अगर रह गया है तो आपको मैं इसमें ऐड करवा देता हूँ। मेरे ख्याल से तकरीबन सारे ही चीजें मैंने आपको बता दी हैं। हाँ तकरीबन सारी चीजें हो गई हैं। चलें, इसमें अब इंडिया के जो बॉर्डर है चाइना के साथ, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जिसके बारे में सवाल बन सकता है। इसे मैं रेज करता हूँ। इंडिया के साथ जो हमारे, इंडिया के चाइना के साथ जो बॉर्डर है, 2 तरह के बॉर्डर है। एक है जी हमारे पास मैकमोहन लाइन, एक ये है, और दूसरा है जी हमारे पास LAC। ये ऊपर चाइना है, नीचे क्या है? इंडिया है। तो मैकमोहन लाइन की लेंथ पूछता है 3400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो ये चाइना और इंडिया के दरमियान में ये वाला बॉर्डर है। इतनी सारी चीजें हमने बना दी हैं, आपको लग तो अजीब सा रहा होगा। देखिए ये वाला जो बॉर्डर है, चाइना के साथ बॉर्डर है, मैकमोहन लाइन। ये क्या है हमारे पास? मैकमोहन लाइन है, जिसकी लेंथ है कितनी? 3400 किलोमीटर। मैकमोहन लाइन पूछा जाएगा बॉर्डर है किन 2 मुल्कों के दरमियान में? चाइना और इंडिया के दरमियान में। फिर LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC किस चीज का एब्रीविएशन है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।
तो ये यहाँ पे ये वाला बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर है, मतलब इंडियन कश्मीर और चाइना के दरमियान, इंडियन कश्मीर और चाइना के दरमियान में LAC, इंडियन कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर के दरमियान में LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इंडियन कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान में LOC, इंडियन कश्मीर और चाइना के दरमियान में LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इस तरह से जो है ना जिन बॉर्डर्स के हवाले से सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये मेन चीजें थी जो इंडिया के हवाले से मैंने आपको बताई। अब हम जरा थोड़ा सा बांग्लादेश को, अभी इंडिया के हवाले से एक दो चीजें और हमने ऐड करनी है, आगे चल के हम ऐड करेंगे वक्त के साथ साथ। बांग्लादेश को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर हम आगे निकलेंगे। इसे मैं रेस करता हूं। जी बेटा कोई इशू तो नहीं है, मुझे ये बता दें, क्लास ठीक चल रही है? चलें जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है बांग्लादेश। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश बेटा आपको पता है कभी ये ईस्ट पाकिस्तान कहलवाता था, मशरकी पाकिस्तान। तो ये जो है ना जी अपनी आजादी का दिन मनाता है 26 मार्च 1971 को। वो कहते हैं हम आजाद हो गए थे। 26 मार्च की डेट याद रखनी है। क्यों 26 मार्च को मनाता है? क्योंकि जब ये पाकिस्तान के साथ था तो जब इन्होंने मतलब है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई हुई थी शेख मुजीबुर रहमान ने। शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग एक पार्टी का नाम था, वो लीड कर रही थी बांग्लादेश में बांग्लादेश की आजादी के लिए। अवामी लीग जो थी उसका लीडर था शेख मुजीबुर रहमान। वो इलेक्शन जीत के आया था, 161 सीटें थी उसकी। पूछ लेता है कभी कभार। अवामी लीग जो थी उसके पास 161 सीट थी और शेख मुजीबुर रहमान ये क्या कर रहा था, उसे लीड कर रहा था। अपोजिट साइड पे PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हाँ जी, इसके पास सीटें थी 80 के करीब और इसे लीड कर रहा था भुट्टो। भुट्टो साहब जी, भुट्टो साहब इसे लीड कर रहे थे। अब शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर क्या था जी, लेबल था कि ये इंडिया के साथ मिला हुआ है, गद्दार है। इसके ऊपर रावलपिंडी कह रहा हूं, अगरतला कंस्पिरेंसी केस हुआ था 1968 में। ये जेल में भी रहा था। उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगरतला कंस्पिरेंसी केस क्या था? शेख मुजीबुर रहमान ने इंडियंस के साथ, एजेंसीज के साथ मिलके अयूब की गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की थी या उसे मारने की, उसका जो जहाज था उसे हाईजैक करने के लिए प्लान बनाया था। अगरतला यहाँ पे मौजूद है, बॉर्डर के ऊपर एक जगह का नाम है, इंडिया के अंदर है, इंडिया में है ये अगरतला, इसीलिए अगरतला कंस्पिरेंसी केस कहा गया था इसे। तो उस केस में ये जेल में रहा, फिर ये आजाद हो गया, इलेक्शन जीत गया। तो इसके ऊपर लेबल था कि ये पाकिस्तान जो है ना जी इंडिया के साथ ना मिल जाए कहीं और पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचा जाए, ये तो गद्दार है, इसे पाकिस्तान का हुकूमत नहीं मिलनी चाहिए। तो साथ में कौन तैयार था? PPP तैयार थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भुट्टो साहब थे, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। वो 80 सीटों के साथ गवर्नमेंट बनाना चाहते थे। गवर्नमेंट किसे प्यारी नहीं लगती, सबको लगती है, आपको पता है। उधर से याया खान बैठा हुआ था, याया खान इस चक्कर में था, आर्मी चीफ था वो और प्रेसिडेंट भी था, डिक्टेटर था। तो वो चाह रहा था कि यार ये आपस में लड़ते रहे, मैं अपनी सीट पे बैठा रहा। वो अपना जो है ना जी सीट को बचा रहा था, ये अपनी सीट के लिए लड़ रहे थे। तो उस तरह से जब शेख मुजीबुर रहमान को गवर्नमेंट नहीं दी जा रही थी तो शेख मुजीबुर रहमान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक चला दी थी। बंगालियों ने बाईकाट कर दिया था। सिविल नाफरमानी की तहरीक ये होती है कि गवर्नमेंट के टैक्सेस जो होती है वो ना दो, गवर्नमेंट के खिलाफ हर वो काम करो जो गवर्नमेंट करवाना चाहते, लॉ एंड ऑर्डर को खत्म कर दिया जाए। तो इस तरह से जो है ना जी शेख मुजीबुर रहमान
ने वहां चला दी थी और नारा भी लगा दिया था इन्होंने कि जी हम अब मजीद या तो हमें गवर्नमेंट दो वरना हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। तो उसके बाद हमने जो बात चली थी वो 26 मार्च से चली थी। तो हमने 25 और 26 की रात को, 25 मार्च और 26 की जो रात थी, इस रात को हमने जो है ना जी ऑपरेशन किया था बांग्लादेश में। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट, लिखना चाहे तो लिख लें, ऑपरेशन सर्च लाइट। हमने ऑपरेशन किया, शेख मुजीबुर रहमान को उठा लिया गया, उनके साथ जो बागी लोग थे उन्हें मारा गया, कुछ को कत्ल कर दिया गया, कुछ भाग के इंडिया चले गए। इस तरह से इस बगावत को उस वक्ती तौर पे दबा दिया गया, शेख मुजीबुर रहमान को उठा के जेल में डाल दिया। तो ये वो ऑपरेशन था जिसका नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। हमने 25 और 26 की रात को किया था। जब हमने उनकी बात नहीं मानी, उनकी सिविल नाफरमानी की तहरीक को भी हमने कंसीडर नहीं किया, हमने ताकत का इस्तेमाल किया और ऑपरेशन लॉन्च किया। फिर बंगालियों ने कहा कि बस अब तो हम आजाद होंगे। तो उस वक्त उन्होंने आजादी का नारा लगा दिया था 26 मार्च को कि अब हम पाकिस्तान से अलग हैं। जिन लोगों को हमारा एहसास ही नहीं है कि जी हम भी इंसान है और हमारे पर ऑपरेशन लॉन्च करके उल्टा ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम इनके साथ मजीद नहीं रह सकते। तो 26 मार्च को उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया था और उसके बाद फिर वो जंग लड़ते रहे आज़ादी की। वो पाकिस्तान ने वैसे मतलब देखें कि हम ये कहते हैं कि 16 दिसंबर 1971 को हमसे अलग हुआ बांग्लादेश। वो कहते हैं हमने तो ऐलान कर दिया था 26 मार्च को, हम तो तब से स्ट्रगल कर रहे थे। तो आज भी वो 26 मार्च ही मनाते हैं, उसी रात को। बात समझ आ गई क्यों मनाते हैं 26 मार्च को? ठीक हो गया। खैर ये सारे सवाल हैं बांग्लादेश के हवाले से। अल्टीमेटली जंग चलती रही और ये फिर आके जगह इंडिया ने उसमें रोल प्ले किया, उनके साथ मिलके मक्ती बहानी को जो है ना जी ट्रेंड किया। उनके जो थे अवाश, उन्हें रशिया बीच में आ गया, अमेरिका ने हमारी कोई हेल्प नहीं की इसमें। अल्टीमेटली 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की जो आर्मी थी हमारी, देखिए समंदर ऊपर से रास्ता ही नहीं है हमारा वहां नहीं जाने का, कहां से जाना पड़ेगा? इधर से जाना पड़ेगा और यहाँ भी इंडिया बैठा हुआ है। तो हमारा कम्युनिकेशन का जो रास्ता था वो बंद कर दिया था इंडिया ने। ठीक है, इस तरह से हम उन्हें सप्लाई लाइन ही हमारी खत्म हो गई, हम उन्हें सपोर्ट ही नहीं कर पाए। इसीलिए फिर हमारी आर्मी जो थी उसे सरेंडर करना पड़ा। 16 दिसंबर को जनरल नियाजी जो था उसने सरेंडर किया। तकरीबन कोई 45 से 50 हजार के करीब आर्मी के जवान थे, टोटल 93,000 थे, 93,000 थे टोटल, जिसमें सिविलियन भी वहां पे मौजूद थे ना, सिविल ब्यूरोक्रेसी थी, आर्मी और उनके फैमिलीज थी, इस तरह से मिला के टोटल 93,000 लोग थे जिन्होंने सरेंडर किया था। अल्टीमेटली 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। ठीक हो गया। तो इस तरह से बांग्लादेश बना इस पाकिस्तान से। शेख मुजीबुर रहमान आगे चल के पहला प्रेसिडेंट बनेगा, इनका प्राइम मिनिस्टर बनेगा पहले, फिर प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, तो आज का जो बांग्लादेश है इसके हवाले से थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसे मैं अरेंज करता हूँ। अब आपको कहानी समझ आ गई किस तरह से ये अलग हुआ था हमसे? बेटा देखिए, कोई भी हादसा जो होता है इस तरह का, वो एक दिन में नहीं होता, एक महीने में नहीं होता, एक साल में नहीं होता, कई साल लगते हैं। अगर आप बांग्लादेश के अलग होने की वजूहात को पढ़ें तो महमूद रहमान कमीशन जो बनाया गया था पाकिस्तान में, उस पर फिर पाबंदी लगा दी गई। उसकी जो रिपोर्ट थी पब्लिश भी नहीं होने दी गई। इंडिया में वो छप गई है, इंडियन ने वो यहाँ से, उनके जो खुफिया एजेंसी हैं वो इतनी तगड़ी हैं, यहाँ से उन्होंने वो कर लिया, चोरी करवा ली वो सारी जो रिपोर्ट थी और अपने मुल्क में छाप दी। फिर वो डॉन में भी और बाकी खबरों में BBC ने भी छाप दिया उसे। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो हम एक तो ज्योग्राफिकली हम कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे के साथ, ठीक है। दूसरा ये है कि कम्युनिकेशन गैप था, लैंग्वेज बैरियर था सबसे पहले। जिन्ना के बाद कोई ऐसा लीडर नहीं आया जिसने इसे इकट्ठे रखा हो या जिसकी बात सुनते हो बंगाली सारे। उसके बाद जिन्ना साहब के बाद या लियाकत अली खान साहब के बाद सारे अपने इक़्तिदार की जंग लड़ते रहे और जो अवाम के हकूक थे उसे किसी ने बात ही नहीं की, ना किसी ने दिए। तो एक मतलब है कि वो मतलब एक होता है ना एहसास कमतरी का शिकार हो जाना, वो उनमें था। फिर
अयूब खान के बारे में कहा जाता है कि उसने अलल ऐलान कहा था कि जब तक हम बांग्लादेश से जान नहीं छुड़वा लेते तब तक ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता है। तो हम भी कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे, हमारे एस्टेब्लिशमेंट या बाकी जो लोग थे वो चाह रहे थे, वरना हमारे पास ये इतना जबरदस्त मौका था ना। इंडिया मतलब दो साइड पे हम बैठे हुए थे, इंडिया के दोनों बॉर्डर पे। इंडिया की जो आप देखें कि इतना हमने दोनों तरफ से घेरा हुआ था। हम यहाँ थोड़ी सी आर्मी मूव करते इंडिया पे हमला करने के लिए, इंडिया को सारी आर्मी यहाँ से उठा के उधर लेने जाने पड़ती। फिर हम थोड़ी सी इधर मूव करते, उसे सारी इधर लेके आनी पड़ती थी। तो हम सिर्फ इंडिया की आर्मी को मूव करवा के उनका जो है ना जी तबाही कर सकते थे, जंग ना भी छेड़ते तो। और इंडिया इस चीज से परेशान था कि यार ये दोनों साइड पे बैठा है और दोनों साइड से मेरे पर हमला हो सकता है। मैं तो वो बड़ी देर से इंतजार में था और प्लान करके बैठे थे कि किसी तरीके से एक साइड खत्म की जाए, एक बाजू काट दिया जाए, और वो कामयाब हुए उसमें। हम उस वक्त अपने याशियों में पड़े हुए थे, हमें होश ही नहीं था इस लेवल पे जाके सोचने का। खैर हमने वो तय कर दिया। अब तो चलें जी, बांग्लादेश बन गया। अच्छा, ये बांग्लादेश जब बन रहा था तो 4 दिसंबर ये सवाल बन जाता है 1971 को हमारी इकलौती जो आप दोस्त थी पीएनएस गाजी, पीएनएस गाजी जो थी वो डूब गई थी बे ऑफ बंगाल में। यहाँ से हमने भेजी थी वो इधर जाके इन्हें सपोर्ट करने के लिए, तो वो यहाँ समंदर में डूब गई थी। और पीएनएस गाजी था, उसका नाम पूछ लेता है। पीएनएस गाजी जो थी पाकिस्तान, कभी नाम पूछ लेगा कभी डेट पूछ लेगा, कब जो है ना जी वो ये बंद करें। तो इस तरह से जो है ना जी आप देखेंगे ये हुआ, और इस तरह से सानाए ढाका जो सकूते ढाका था वो हो गया। इसे मैं रेस करता हूं तो रिसेंटली आप देखें कि बांग्लादेश के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। वो जो शेख मुजीबुर रहमान था, बाद में उसे 1975 में उसकी फैमिली के साथ कत्ल कर दिया गया। 1975 में उनकी आर्मी ने ही बगावत कर दी थी, और 1975 के अंदर बाद में इसे इसके फैमिली के साथ जिंदा जला दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान को। जो ये हुआ था ना सकूते ढाका, उसके जो किरदार थे मेन तीनों इसी तरह मरे हैं। शेख मुजीबुर रहमान यहाँ 75 में मरा, भुट्टो साहब को 79 में फांसी पे लगा दिया गया, इंदिरा गांधी को 84 में गोली मार दी गई सिखों ने। इंदिरा गांधी मेन करेक्टर था इंडिया में बैठ के जो सारी प्लानिंग कर रही थी और ये सारे मामला देख रही थी। कत्लो गारत जब भी होती है, कोई भी करता है, लोग मरे हैं ना जंग में, बेगुनाह भी तो मरे होंगे, उसकी कीमत कौन चुकाएगा? कोई तो चुकाएगा। तो जो तीनों बेनिफिशियरी थे इस सारे मामले के, तीनों अपने कैफे किरदार तक पहुंचे। ठीक है, हालांकि तीनों बड़े बड़े लीडर थे अपने दौर के। भुट्टो साहब क्या ही बात है, इंदिरा गांधी ने खड़ा किया इंडिया को, शेख मुजीबुर रहमान फाउंडिंग फादर है उनका। तो मतलब तीनों जबरदस्त किस्म के लीडर थे, कोई शक नहीं है उनकी क्वालिटीज पे अपने अपने मुल्क के हवाले से। लेकिन जो लोग मरे उनकी भी तो कोई कीमत थी ना, कुदरत का इंसाफ भी तो कहीं ना कहीं होना होता है। खैर जाके चलते हैं, पाकिस्तान में तो भुट्टो साहब आज तक जिंदा है। चले जी, 1975 में शेख मुजीबुर रहमान को उसकी फैमिली के साथ मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। सिर्फ उसकी बेटियां बची थी 2, जो उस वक्त बांग्लादेश में नहीं थी, बाहर थी, यूरोप में कहीं पढ़ रही थी, जिसमें से एक का नाम है शेख हसीना, शेख हसीना वाजिद, ये नाम था जी उनका। तो ये बाद में आके प्राइम मिनिस्टर बनी बांग्लादेश की, और अभी जुलाई में जाके इनके खिलाफ बांग्लादेश के लोग खड़े हुए और बंगालियों ने फिर इनकलाब बर्पा किया और शेख हसीना को जो है ना जी मुल्क छोड़ के भागने पे मजबूर कर दिया। ये वही चूरन बेचते थे पाकिस्तान के खिलाफ जी। ये किया पाकिस्तान इंडिया के क्लोज थी बहुत ज्यादा। इन्होंने जमात इस्लामी के जो लोग थे जो पाकिस्तान के हक में थे उस वक्त, या इसके अलावा भी जो लोग पाकिस्तान के सपोर्ट में थे, आजादी बांग्लादेश के अलग होने के सपोर्ट में नहीं थे, उन्हें एक एक को पकड़ के इसने फांसी पे लटकाया, फांसियां दी लगाई उन्हें। अभी तक 2019-20 तक फांसियां दी गई लोगों को।
मतलब इंडिया के मतलब एक किस्म के होते हैं ना टाउट किस्म की, एक मतलब गवर्नमेंट बैठी रही यहाँ पे, बैठ के उन्होंने रूल किया बड़े अरसे तक। लेकिन जो पॉजिटिव चीज थी शेख हसीना की वो ये थी कि बांग्लादेश ने तरक्की की। उसमें अब क्रेडिट बांग्लादेश को देंगे या बंगाली अवाम को देंगे? बंगाली अवाम बेसिकली मेहनती और शऊर वाली कौम है। खैर जी, शेख हसीना जो थी अब भाग गई है यहाँ से। अवाम जो है ना उसके खिलाफ निकली, तो जो चूरन बेचते थे पाकिस्तान के खिलाफ वो खत्म हो गया है। अब डॉक्टर यूनिस बैठे हुए हैं। डॉक्टर यूनिस साहब जो है ना जी, लिखे जरा, डॉक्टर यूनिस जबरदस्त आदमी, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट, ग्रामीण बैंक का फाउंडर, ग्रामीण बैंक का फाउंडर, जबरदस्त एक सोशल पर्सनैलिटी। इसने बंगालियों को गुर्बत से निकाला करोड़ों के हिसाब से। गरीबों का बैंक इसका इसने बनाया, उसकी बुनियाद रखी पूरी दुनिया में पहली दफा। ग्रामीण बैंक का लफ्ज यूज किया जाएगा, ग्रामीण बैंक। किसने बुनियाद रखी? डॉक्टर यूनिस ने बांग्लादेश के अंदर। गरीबों को कर्जे देता है बिला सूद, थोड़े से मार्जिन पे। तो वहां से इसने काम शुरू किया था। तो अब ये इस वक्त जो है इनका एग्जेक्टिव का जो है उन्हें हेड कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया जा रहा, वो जो कौंसल बनाई गई है एडवाइजरी कौंसल टाइप, उसे ये हेड कर रहा है। मतलब बांग्लादेश का जो इस वक्त एग्जेक्टिव हेड है वो डॉक्टर यूनिस ही, आप इस तरह कह रहे हैं। इनका जो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश का वो शहाबुद्दीन साहब है, उसके बारे में पूछा जाएगा आपसे। शहाबुद्दीन साहब जो है ना इनके क्या जी प्रेसिडेंट है। शहाबुद्दीन साहब क्या जी इनके प्रेसिडेंट है, और डॉक्टर यूनिस साहब जो है ना क्या है जी इनके इस वक्त एग्जेक्टिव हेड हैं। इनकी अभी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब के साथ मिस्र में मुलाकात हुई है। मेरे ख्याल से D8 की शायद मीटिंग थी, हाँ D8 की थी। तो वहां पे जो है ना जी इनकी मीटिंग हुई है पाकिस्तान से। अब ये चीनी खरीदने, करंट जो खबर आई है, जो करंट अफेयर पूछा जाएगा आपसे कि पाकिस्तान ने करंटली कौन से मुल्क को चीनी सेल की है, तो दोबारा से ताल्लुकात बहाल करने की और अच्छे ताल्लुकात बनने की इंडिया के थोड़ा सा ये खिलाफ है। खिलाफ तो नहीं है, वो कहता है जी बराबरी की बुनियाद पे हमारे साथ ताल्लुकात आप रखें, लेकिन ये नहीं है कि आप हमें डिक्टेट करें कि किस मुल्क के साथ ताल्लुकात रखने हैं, किसके साथ नहीं रखने हैं। इस तरह का बंदा है, जबरदस्त किस्म का आदमी है। अब ये क्या कर रहा है, बांग्लादेश को लीड कर रहा है। ठीक हो गया जी। तो ये करंट आपको समझ आ गई गवर्नमेंट की किस तरह से है बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो हमारे पास ढाका है, इसे मैं रेज कर देता हूँ। कैपिटल करेंसी देख लेते हैं। करेंसी में आपको अलग से करवा देता हूँ, 1 मिनट में हो जाएंगी। इनका कैपिटल क्या है, हमारे पास ढाका है और करेंसी इनकी टक्का है। टक्का इनकी करेंसी है और इनकी जो पार्लियामेंट है उसका नाम है जतिया संसद। जतिया संसद क्या है जी, इनकी पार्लियामेंट का नाम है, पूछ लिया जाएगा आपसे। टक्का इनकी करेंसी है, ढाका इनका कैपिटल है और चिटागांग इनकी सबसे बड़ी जो है ना जी आप कह लेंगे पोर्ट है, चिटागांग। कभी ये पाकिस्तान का नाम के पाकिस्तान का हिस्सा थी। सबसे बड़ी क्या है जी, सी पोर्ट है इनकी चिटागांग, यहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद जो है ना जी बांग्लादेश के हवाले से ये हो गया, करेंसी हो गई। इनका जो है ना जी आप देखें कि उसके हवाले से सार्क के हवाले से चले बात में कर लेते हैं। सार्क के हवाले से गुलाम सरवर साहब जो है ना बांग्लादेश से है, वो सार्क के सेक्रेटरी जनरल है। वो सार्क का मैं अलग से आपको करवा देता हूँ। करेंसी में आपको एक दफा इन मुल्कों की करवा दूं ताकि आपको जरा इजी हो जाए। इसे मैं रेज करता हूँ। टाइम तो हमारे पास है ना, अभी थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसे हम क्लोज करेंगे। तो आपने किधर नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना आपने, ठीक है। करेंसी देखें, अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है। अफगानी है जी करेंसी अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान के नाम से ही आपको याद रह जाएगी। पाकिस्तान की करेंसी रुपी है, देखें पाकिस्तान की रुपी, इंडिया की रुपी, नेपाल की रुपी, श्रीलंका की रुपी और मालदीव की रुपी। पाकिस्तान इंडिया दो दो ऊपर, नेपाल भूटान, चल भूटान को छोड़ दे, नेपाल की करें रुपी, और श्रीलंका और मालदीव, इन सब की करेंसी क्या रुपी है या फिर रुपया है। अफगानिस्तान की अफगानी, बांग्लादेश की टका, अफगानिस्तान की अफगानी, बांग्लादेश की टका और भूटान की नगल ट्रम। भूटान की करेंसी करवा दो नगल ट्रम, नगल ट्रम। नेक्स्ट भूटान को डिस्कस कर रहे हैं हम।
भूटान की करेंसी क्या है? नगल्ट्रम। नगल्ट्रम क्या है बेटा? करेंसी है किसकी? भूटान की। रुपया भी चलता है वैसे यहाँ पे, इंडियन रुपी चलता है, लेकिन नगल्ट्रम पूछा जाएगा आपसे पेपर में। भूटान को क्या कहते हैं? द लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहेंगे जी हम। ठीक है, नगल्ट्रम इनकी करेंसी है। और भूटान का कैपिटल है थिम्फू। थिम्फू क्या है जी? थिम्फू क्या है? कैपिटल है भूटान का थिम्फू, कैपिटल है, नगल्ट्रम करेंसी है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहेंगे। गैर मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे बुद्ध मत है, हिंदू हैं बड़ी तादाद में, बुद्ध हैं। ठीक हो गया जी। भूटान के हवाले से ये 2-3 सवाल बनेंगे। भूटान के हवाले से हमारे पास देखें, बस ये 2-3 सवाल ही बनेंगे। नेपाल को देख लेते हैं, नेपाल को देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम श्रीलंका और मालदीव को देखेंगे। इसे मैं अरेंज करता हूं। अच्छा, ये डोकलाम इशू को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ये जो मैंने लाइन लगाई थी ना, ये दरमियान में, नेपाल भूटान के दरमियान में, ये वाला, ये जो एरिया इसका नाम है डोकलाम, DOKLAM, डोकलाम। डोकलाम इशू ऐड कर लेंगे, डोकलाम इशू को भी। डोकलाम एरिया का नाम है, जगह का नाम है। तो डोकलाम इशू जो है ये पूछेगा किस किस के दरमियान में है। तो ऊपर से चाइना कहता है ये मेरा है, भूटान कहता है ये मेरा है। मतलब क्लेम किस किस का है? चाइना का और भूटान का। डोकलाम पे क्लेम किसका है? चाइना के। मतलब सवाल पूछा जाएगा डोकलाम इशू किन दो मुल्कों के दरमियान में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो डोकलाम जो है भूटान और चाइना के दरमियान में डिस्प्यूटेड एरिया है। लेकिन भूटान की अपनी आर्मी नहीं है। भूटान क्या करते हैं? इंडिया को पे करता है कि आप हमारी सिक्योरिटी के मामला देखेंगे। जब भी उन्हें कहीं जरूरत पड़ती है तो वो इंडिया की आर्मी जाके उन्हें सेव करती है, क्योंकि वो पैसे देते हैं, उन्होंने अपनी आर्मी नहीं रखी हुई। तो उसके लिए क्या है जी, डोकलाम के ऊपर जब चाइना ने हमला किया तो भूटान ने कहा इंडिया की आर्मी को, आओ हम आपको पैसे देते हैं, काम करो हमारे लिए। तो इंडिया की आर्मी और चाइना की आर्मी यहाँ लड़ी और फिर बाद में स्टैंड ऑफ हो गया। तो सवाल इस तरह से भी बनाया कि डोकलाम इशू के ऊपर कौन सी दो आर्मी स्टैंड ऑफ है। तो अक्सर बच्चे भूटान की और चाइना की आर्मी लगाते हैं। तो भाई चाहे भूटान की तो अपनी आर्मी ही नहीं है, तो आर्मी कौन कौन सी स्टैंड ऑफ है आमने सामने? इंडिया की और चाइना की। जबकि अगर पूछा जाए कि डोकलाम इशू कौन से दो मुल्कों के दरमियान में डिस्प्यूटेड एरिया है, फिर आप कहेंगे कि भूटान का और चाइना का दरमियान में डिस्प्यूटेड एरिया है। दोनों सवालों में फर्क है, इसीलिए आपको बता रहा हूं। आगे चलते हैं, शेयरिंग करते हैं। नेपाल को थोड़ा सा देख लेते हैं। बैठे रहिएगा बेटा, आज 8 बजे तक आपका लेक्चर चलेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेपाल। इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे ताकि हम कल नया टॉपिक शुरू कर सकें। नेपाल, नेपाल बेटा आपको बताया कि हमारे पास नेपाल जो है ये वाहिद हिंदू कंट्री है, द ओनली हिंदू कंट्री इन द वर्ल्ड। तो मुकम्मल तौर पे जो है ना जी, स्टेट का रिलीजन जो है, जिस तरह पाकिस्तान की एक मुस्लिम रियासत है, पाकिस्तान की रियासत का मजहब क्या है? इस्लाम है। इंडिया की रियासत का मजहब क्या है? कोई मजहब नहीं है, सेकुलर कहते हैं वो अपने आप को, कहते हैं मजहब अपने घर तक रखें। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसे है नहीं, इंडिया अब सेकुलर रहा नहीं है, लेकिन वो उनके पास एक ढकोसला है, वो बेचते क्या जी हम तो सेकुलर हैं, हमें तो ताल्लुक ही नहीं है किसी के मजहब के साथ। हवा मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, ईसाइयों के साथ जो हो रहा है, सिखों के साथ जो हो रहा है, आपको पता ही है क्या हो रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, रहा नहीं है, क्योंकि वो जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है या बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए, उसके पर वो काम कर रहे हैं और वो मुसलमानों को मार रहे हैं, कभी गाय के गोश्त के नाम पे और कभी जो है ना जी मस्जिद। आपको पता है दिल्ली के ये जो उत्तर प्रदेश या यूपी में ही वो जो बाबरी मस्जिद थी उसे गिरा के अब इन्होंने क्या बनाया, वहां मंदिर बनाया है राम का। मतलब एक सेक्टेरियन वायलेंस है।
और हिंदू जो शिद्दत पसंद है वो बहुत मतलब आखिरी लेवल के हैं, वो शिद्दत पसंद। हमारे मुसलमानों में उनके बराबर का कोई है भी नहीं। मुसलमानों में भी शिद्दत पसंदी है, लेकिन उनके हिंदुओं के मुकाबले में शायद 1% भी ना हो। तो इस तरह का जो है ना जी वहां पे मामलात हैं। कहाँ थे हम? हाँ, नेपाल। नेपाल जो है ना जी क्या है जी, ओनली हिंदू स्टेट है, उनकी रियासत का मजहब है हिंदू। ठीक है, सवाल बनता है, द ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड नेपाल है हमारे पास। ठीक है, नेपाल का जो कैपिटल है हमारे पास काठमांडू है। कैपिटल क्या है? काठमांडू है। करेंसी मैंने आपको बताई दी, रुपया है। करेंसी क्या है? रुपया है। दूसरा जो है ना जी, दुनिया की हाईएस्ट जो पीक है आपको पता है माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर जो है वो कहाँ है? नेपाल के अंदर ही तो है। नेपाल के पीएम का नाम जरूर लिखना है आपने, पुष्पा कमाल। पुष्पा कमाल जो है इनका करंट पीएम है। कम्युनिस्ट पार्टी से इसका ताल्लुक है, खबरों में रहता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करवा रहा हूं? मैंने भूटान का नहीं करवाया आपको। दुगे है, उसका नाम है दुगे, इस तरह से दुबे दुबे या दुबे इस तरह से, या भूटान का जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन नेपाल का मैं आपको कराऊंगा। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, खबरों में रहता है। पुष्पा कमाल जो है ये प्रो चाइना है। पहली दफा नेपाल जो था इंडिया के असरो सूख से निकल के चाइना की तरफ जा रहा है। उसकी वजह ये बंदा है, कम्युनिस्ट पार्टी वहां इक़्तिदार में आई जो इंडिया से ताल्लुकात कम करके चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रही है। चाइना आ रहा है नेपाल में भी। तो पुष्पा कमाल जो है ये प्राइम मिनिस्टर है जी, किसका जी? नेपाल का। इसके बारे में पूछा जाता है, खबरों में रहता है अक्सर। ठीक हो गया जी, नेपाल के हवाले से ये 2-4 सवाल आपको याद रहेंगे। श्रीलंका के बारे में करते हैं, फिर मालदीव के बारे में, और कुछ फिर एंड पे हम सार्क के बारे में पढ़ेंगे। एंड पे हम सार्क जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसे मैं रेज करता हूं। ये साउथ एशिया इंपॉर्टेंट है बेटा, इंटरव्यू के हवाले से भी, रिटर्न के हवाले से भी, सीएसएस के हवाले से भी, पीएमएस के हवाले से भी। ये हमारा घर है। अगर हमें इसके बारे में नहीं पता है, अपने हमसायों के बारे में नहीं पता है, तो फिर कोई फायदा नहीं है तैयारी करने की। चलें जी, श्रीलंका को जरा देख लेते हैं। श्रीलंका देखें जी, श्रीलंका ये हमारे पास श्रीलंका है, और ये जो है इलाका ये जाफना है। श्रीलंका का इलाका है जाफना। जफना जफना श्रीलंका का ही एरिया है, जफना जिसे कहते हैं, जफना याद रखिएगा। एक तो देखें यहाँ हमारे पास स्ट्रेट बन रही है, देखिए पानी की तंग पट्टी बन रही है यहाँ से, जो श्रीलंका को सेपरेट कर रही है इंडिया से, दक्कन पेनिनसुला से। इस स्ट्रेट का नाम है पालक स्ट्रेट, PAL के पालक। पालक पढ़ लें, इसे पालक पढ़ लें, पालक स्ट्रेट। पालक स्ट्रेट जो है इसके बारे में सवाल आएगा, किसे किसे सेपरेट कर रही है? श्रीलंका को सेपरेट कर रही है, किससे? इंडिया से। पालक स्ट्रेट या पालक स्ट्रेट। तो श्रीलंका का जो कैपिटल है, एक से ज्यादा कैपिटल है। नंबर 1 लिखें, हमारे पास कोलंबो है। कोलंबो जो है इनका एग्जेक्टिव, और आप ये देखें कि और लेजिस्लेटर का जो कैपिटल है वो कोलंबो है। एग्जेक्टिव कैपिटल ये उनका कोलंबो है। लेकिन इनका जो आप देखेंगे पार्लियामेंट्री जो कैपिटल है वो है ये इनका हमारे पास श्री जयावर्धनापुरा। श्री जयावर्धनापुरा जो है इनका करंट जो है ना जी, आप देखें कि लेजिस्लेशन का नहीं उसका बल्कि पार्लियामेंट्री कैपिटल है इनका। इनकी पार्लियामेंट वगैरह जो है वो यहाँ बैठती है श्री जयवर्धनापुरा में। तो ज्यादातर आपको यही मिलेगा श्री जयवर्धनपुरा का, कि ये जो है ना जी करंट या न्यू
कैपिटल है श्रीलंका का, नया कैपिटल अभी बनाया हुआ है 2-3 साल हुए। इससे पहले कोलंबो था, कोलंबो। ठीक है। करेंसी इसकी मैंने आपको बता दी रुपया है। और जो है ना जी यहाँ भी अभी पिछले दिनों इनकी इकोनॉमी क्रैश कर गई थी, यहाँ पे जो है ना जी वैसे इनके मामला। चाइना जो श्रीलंका जो है ना चाय की पैदावार के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं श्रीलंका के साथ। क्यों है आपको आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, श्रीलंका के हवाले से देखेंगे जो है ना जी यहाँ जाफना है, जाफना के अंदर मौजूद है जी कबाइल। कौन से जी? यहाँ पे हमारे पास तमिल, इसे मैं रेज करता हूँ, तमिल कबाइल मौजूद हैं यहाँ पे जाफना के अंदर। देखें जरा। और यहाँ भी जो है ना इंडिया के क्या है जी तमिल्स, तमिलनाडु का सुना होगा आपने नाम, तमिलनाडु। ठीक है, तमिल्स मौजूद हैं, इंडिया का इलाका है बड़े जबरदस्त। वो जो मराठी मूवीज आती हैं वो ऐसे मुक्का मारते हैं और 100 बंदा ऐसे हवा में होता है वो जो है ना जी वो सारे इधर ही साउथ में बन रही होती है। साउथ मूवीज भी कहते हैं उन्हें, या तमिल मूवीज कहते हैं। तो तमिल जो है एक पूरे के पूरे कबाइल हैं, मतलब इलाके का नाम कह ले, कबाइल कह ले सारे। और जाफना के अंदर भी वही है। अब आपको पता जब ग्रेट गेम चल रही थी, कोल्ड वार जब चल रही थी, तो ये जो हमारे पास श्रीलंका था ये अमेरिका के साथ था, हम भी अमेरिका के साथ थे, ये अमेरिका के साथ चला गया। अब ये अमेरिका के साथ गया तो इंडिया को खतरा पड़ गया। इंडिया रशिया के साथ था, 2 बड़ी पावर थी ना, रशिया और अमेरिका। कोल्ड वार को समझना जरूरी है आपको, मैंने इसलिए पहले करवा दिया है। तो इंडिया ने कहा कि यार यहाँ अगर अमेरिका आके बैठ जाएगा तो मामला तो खराब है। तो इंडिया ने यहाँ जो तमिल्स थे उन्हें ट्रेंड किया कि वो यहाँ से जाएं, जाफना के तमिल्स को ट्रेंड करें और वो क्या करे, श्रीलंका को तंग करना शुरू करे, श्रीलंका से आजाद होने की एक तहरीक चलाए, आजादी की तहरीक चलाए। तो तमिल्स ने जो था यहाँ पे जाफना के अंदर आजादी की तहरीक चला दी। और पार्टी का नाम है जो उनका LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलान। लिखने का लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलान, ये जी थी उनकी ऑर्गेनाइजेशन तमिल्स की। इसने श्रीलंका से आजादी की एक पूरी तारीख शुरू कर दी। अब श्रीलंका ने देखा कि यार ये तो काम खराब है, ये तो आजादी की तारीख चलवा दी, इंडिया ने सारा काम किया है। श्रीलंका ने राब्ता किया इंडिया से कि यार ये क्या करे हो तुम, हम तुम्हारे हमसाए हैं, बंदे के पुत्र बनो यार, कुछ ख्याल रखो हमारा। इंडिया ने कहा कि जी कोई मसला ही नहीं है, जैसे आप कहती हैं हम वैसे कर लेते हैं, लेकिन हमारे कुछ शराइत हैं। श्रीलंका ने पूछा भाई क्या शराइत है तुम्हारी? इंडिया ने और अमेरिका, उसने कहा रशिया ने कि यहाँ जो अमेरिका को तुमने अड्डे दिए हुए अपने घर में, जो अमेरिका को जो आके बिठाया हुआ से निकालो यहाँ से। श्रीलंका ने कहा कि अच्छा मैं निकाल देता हूँ, कोई मसला नहीं है। बदले में श्रीलंका ने क्या कहा जी आप क्या करेंगे हमारे लिए? बदला में इसमें श्रीलंका ने कहा कि यहाँ जो आपकी साइड से जो डिस्टरबेंस हो रही है तमिल्स, आप इनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे और ये हमें क्लियर करके देंगे। इंडिया को जो सही डील नजर आई, इंडिया ने क्या किया, श्रीलंका ने उनके अड्डे खत्म कर दिया, अमेरिका को यहां से निकाल दिया, और इंडिया ने वो जो तमिल्स जो खुद ही ट्रेंड किए थे उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिए। अब तमिल्स ने देखा कि यार कल तक यही हमें कह रहे थे जाओ लड़ो जाके आजादी के लिए, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, अब ये ही मार रहे हैं। ये तो कोई इंसाफ वाली बात ना हुई ना। जिस तरह हमने तालिबान के साथ किया, रशिया के खिलाफ हमने ट्रेंड किया, हमने कहा जाओ मारो जाती हो तुम, सपोर्ट भी किया। 2001 में मुशर्रफ साहब जब आए, मुशर्रफ साहब ने कहा कि दहशतगर्द है मारो इन्हें। जब कल हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, अब हम कह रहे नहीं तुम दहशतगर्द हो मारो इन्हें, अमेरिका जो कह रहा था हम भी कह रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर तुम जरा हिसाब करते हैं। अब फिर उन्होंने क्या कर दिया, पाकिस्तान में यह धमाके शुरू कर दिए। तो तमिल ने भी वही किया था, तमिल ने इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मार दिया था। कब? जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था सारी कहानी के पीछे, वो क्या जी, 1991 के अंदर राजीव गांधी जो था इसे कत्ल किया था तमिल ने। ये सवाल रिटर्न में भी पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी। एक तो साल राजीव गांधी को
कब मारा गया? 1991 में। किसने मारा? तमिल्स ने, एलटीटी ने। इसे लिट्टी भी पढ़ते हैं, इसे लिट्टी भी पढ़ते हैं लोग, एलटीटी को लिट्टी भी पढ़ेंगे। तो लिट्टी ने उनका प्राइम मिनिस्टर उड़ा दिया था। ये वही तमिल्स थे जिनके खिलाफ इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। राजीव गांधी इंदिरा गांधी का बेटा था। इंदिरा गांधी को तो सिखों ने मारा था ना 84 में। उसके बाद ये राजीव गांधी था। तो एलटीटी के बारे में मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था, याद नहीं आ रहा कौन सा इंटरव्यू था पीपीएससी का, कि राजीव गांधी को किसने मारा और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एब्रिवेशन और सारी चीजें ये आपके साथ चलेंगी आगे चल के भी। तो लिट्टी याद रहेगा आपको, एलटीटी। इंदिरा गांधी को तो सिखों ने मारा था ना, वो ऑपरेशन की वजह से, क्योंकि इंडिया में ऑपरेशन किया गया था टेम्पल, गोल्डन टेम्पल में इंदिरा गांधी ने करवाया था। उसके रिएक्शन में फिर सिखों ने बदला लिया था और ये इस तरह से मरा था। ठीक हो गया जी। श्रीलंका के हवाले से आपको चाय की पैदावार के हवाले से मशहूर है, टूरिज्म बेस इंडस्ट्री है। इस पूरे रीजन के अंदर सबसे जो ज्यादा लिटरेसी रेट है या पर कैपिटा इनकम है तो वो श्रीलंका की है। सबसे अमीर तरीन मुल्क है इस पूरे रीजन के अंदर। नहीं, अमीर तरीन तो मालदीव है, दूसरे नंबर पे श्रीलंका है। लिटरेसी रेट भी पहले नंबर पे मालदीव का सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे श्रीलंका का है। जो क्राइसिस आया था उसके बजाय ये नहीं था एजुकेशन और वो, उसकी रीजन और बहुत सारी थी। बेवकूफ जब हुक्मरान आपको मिलते हैं ना तो फिर आपको तबाही से कोई नहीं रोक सकता। तो यहां जबरदस्त चाय की खेती होती है श्रीलंका के अंदर। जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने कहा कि जी हम जो है ना जी नेचुरल खाद्य इस्तेमाल करेंगे, बाहर से खाद नहीं मंगाएंगे, गोबर शोबर इस्तेमाल करो, ये करो वो करो, नेचुरल चीजें। ऐसे बैठे बैठे दिमाग जब खराब होता है तो फिर ये होता है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है कर रहे हैं। जब वो खाद डाली तो जो चाय की काश्त थी वो सारी बर्बाद हो गई, बीमारी लग गई उसे। अब इनके पास डॉलर वही चाय बेच के आते थे, ऊपर से कोरोना आ गया। वो जो टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री थी, टूरिज्म के हवाले से इनके पास डॉलर आते थे, वो भी नहीं आए। कोरोना में तो जो कोई जा भी नहीं रहता ना कहीं पे। अब इनकी जो इकोनॉमी थी वो अचानक से क्रैश कर गई, डॉलर नहीं रहे, खत्म हो गए इनके पास तेल खरीदने के लिए। जब डॉलर खत्म हुए तो तेल खत्म हुआ तो पीछे जो है ना जी बिजली सारी इनकी ऑफ हो गई। जब बिजली बंद हुई तो मुल्क का बैठ गया सारे का सारा। तो इस तरह से यहाँ एक क्राइसिस पैदा हुआ था। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जो उसे वो खड़ा कर रहे हैं, अपनी चीजों को संभाल रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी जो है ना श्रीलंका में जो क्राइसिस है वो खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अभी यहाँ जो है ना जो प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं उनके नाम लिख लें, मैं लिखवा देता हूँ आपको। अभी चेंज हुआ है जी, उनका नाम है जी अनुरा कुमारा। अनुरा कुमारा साहब जो है इनके प्राइम मिनिस्टर बने हैं श्रीलंका के। ये ऐड कर लें जी, अनुरा कुमारा, ये करंट पीएम बने हैं जी श्रीलंका के। तो इसके बारे में सवाल जरूर पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, इसे ऐड कर लें। हम्बन टोटा जो पोर्ट है, हम्बन टोटा लिख लेना। ये जो पोर्ट है ये 2010 के अंदर इंडिया चाइना ने इसे टेक ओवर कर लिया है 100 साल के लिए। 100 साल के लिए। लूटस टावर के बारे में भी सवाल बनता है, लूटस टावर के बारे में भी सवाल बनता है। ये हाईएस्ट टावर है साउथ एशिया में, हाईएस्ट टावर है इस साउथ एशिया में। अच्छा, एलटीटी की बात दरमियान में रह गई। अब जो है ना जी मुशर्रफ साहब के दौर में जब ये मामला इनका खराब था बहुत ज्यादा, तो पाकिस्तान की तरफ से लोग वहां गए, मतलब आर्मी के लोग गए, तो उन्होंने वहां जाके ऑपरेशन किए। पाकिस्तान की आर्मी आपको पता है कि इस मामले में जो है ना जी कोई शानी नहीं रखती ऑपरेशन करने के मामले में। तो पाकिस्तान की तरफ से वहां गए, श्रीलंका के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो हमने वहां ऑपरेशन शुरू किए 8 में, 7 में और 9 में। अल्टीमेटली 9 के अंदर 2009 में मुकम्मल तौर पे एलटीटी लिट्टी जो थी उसने सरेंडर कर दिया। सवाल बनाए पेपर में कि लिट्टी ने, एलटीटी ने कब सरेंडर किया मुकम्मल तौर पे श्रीलंका गवर्नमेंट के सामने? तो 2009 के अंदर उन्होंने कहा बस हम हार गए, आजादी की तारीख वो इस तरह से खत्म हुई। तो पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वजह से भी अच्छे। फिर आपको पता लाहौर के अंदर एक इशू हुआ था। क्या हुआ था? श्रीलंका की जो टीम आई हुई थी उसके ऊपर अटैक हुआ था 2009 में। उसकी जिम्मेदारी इसने एलटीटी ने कबूल की थी कि पाकिस्तान की आर्मी ने हमें मारा यहाँ के, हमने उसका बदला पाकिस्तान में जाके लिया। उसके पीछे थी रा बेसिकली
रा करवाने वाली थी और फिर एलटीटी के ऊपर ये डाल दिया गया था सारा। एलटीटी वहां बैठ के इतना मामला कंट्रोल नहीं कर सकती थी और रा का सारा प्लानिंग थी। तो 2009 में श्रीलंका की टीम पे आपको पता है हमला हुआ था, उनके खिलाड़ी भी वो हुए थे। अगर श्रीलंका चाहता तो फॉरएवर हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता था, फॉरएवर हमारे पर क्रिकेट पे पाबंदी लग सकती थी। उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, नुकसान हो गया हमारा, अगर हम पाकिस्तान से कोई बदला नहीं चाहते। बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट अगर कहीं की जाती है पाकिस्तानी कौम की पूरी दुनिया में तो वो दो लोग करते हैं, एक श्रीलंका के लोग करते हैं, दूसरा तुर्की के लोग करते हैं। पाकिस्तानी कौम की रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। चाइनीज भी करते हैं लेकिन इनसे कम करते हैं। श्रीलंका जो है ना, ये जो आई है ना, ये जो लोग हैं श्रीलंका लोग जो है ना, ये बुद्ध और बाकी मजाहब से ज्यादा ताल्लुक है। क्रिश्चियन हैं, बुद्ध हैं और बाकी जो है ना इस तरह से ये आंखें डोनेट कर देते हैं। मरने के बाद ये कहते हैं आंखें डोनेट कर दीजिए हमारी। तो सबसे ज्यादा जो आंखें हम जो उनकी डोनेशन है वो ले रहा है, वो पाकिस्तान ले रहा है। श्रीलंका की जो डोनेशन है आंखों के हवाले से वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिसीवर है। तो हमारा ताल्लुकात अच्छी है श्रीलंका के साथ। हमने जहाज दे रहे हैं, JF-17 थंडर बेच रहे हैं, असला और बाकी चीजें भी। इनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात है श्रीलंका के साथ। बस हम उनकी क्राइसिस में हेल्प नहीं कर पाए क्योंकि हम खुद क्राइसिस में थे, हमारे अपने पास पैसे नहीं थे। चलें जी आगे चलते हैं। इसे मैं रेज करता हूँ, मालदीव को थोड़ा सा देख लेते हैं। चला जी मालदीव। मालदीव्स जजीरे पे मुश्तमिल मुल्क है, वाहिद कंट्री है जिसमें से इक्वेटर गुजरता है साउथ एशिया का। कैपिटल इसका जो है ना हमारे पास माली है। माली क्या है, इसका कैपिटल है मालदीव का। करेंसी इसकी रुपया है। प्रेसिडेंट जो इसका आजकल है मोहम्मद मुइज्जो है। मोहम्मद मुइज्जो साहब जो है ना, क्या ये मुइज्जो साहब क्या इनके करंट प्रेसिडेंट हैं, खबरों में रहते हैं। तो यहाँ भी जो है इनके भी हालात अच्छे नहीं है। इंडिया के यहाँ पे भी नारा लगा था पिछले दिनों, गो इंडिया गो इंडिया, इंडिया आउट का नारा था। ये सवाल बना हुआ था पेपर में कि इंडिया आउट का नारा रिसेंटली जो कैंपेन चली वो कौन से मुल्क में चली। इंडिया आउट की कैंपेन यहाँ चली थी मालदीव के अंदर। इंडिया को निकाल रहे हैं ये क्यों? इनके मसाइल हैं कुछ आइलैंड्स को लेके। यहाँ कुछ आइलैंड है जिनमें से एक दो का नाम लिख लें। मिनुकॉय आइलैंड, इधर लिखता हूँ MINCOY, मिनुकॉय आइलैंड्स। ये जो आइलैंड है ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है इंडिया और मालदीव के दरमियान में। इंडिया कहता है मेरे हैं, मालदीव कहता है मेरे। तो ये सवाल बना है कि डिस्प्यूटेड आइलैंड जो है मिनुकॉय आइलैंड किस किसके दरमियान में है? मालदीव और इंडिया के दरमियान में, मिनुकॉय आइलैंड्स। इन्हें लेके जो है ना इंडिया और मालदीव के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो इंडिया के खिलाफ यहाँ भी अब कैंपेन चल रही है। तो ये मालदीव के वाले से मुसलमान मुल्क है मालदीव। लिटरेसी रेट इस पूरे रीजन में सबसे ज्यादा मालदीव का है। पर कैपिटा इनकम भी सबसे ज्यादा इन्हीं की है। दूसरे नंबर पर श्रीलंका है, फिर बाकी आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब हम जरा देखते हैं सार्क को। अब हम देखते हैं जरा सार्क को, थोड़ा थोड़ा तकरीबन हमने सारी चीजें देख ली है। इसे मैं रेस करता हूं। सार्क के बारे में लिखें जी, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एब्रिवेशन क्या है? साउथ एशियन, फिर एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये थी इसका एब्रिवेशन। 1985 में ये बनाई गई थी। जनरल जियाउर रहमान का ये आइडिया था। लिखेंगे जनरल जियाउर रहमान। 1985 में ये बनी, साल याद रखिएगा। जनरल जियाउर रहमान जो था, ये पूछता किसका आइडिया था? जनरल जियाउर रहमान लिखा है, जियाउल हक नहीं लिखा मैंने। कभी जियाउल हक बना दे पाकिस्तान, इतना अच्छा आइडिया नहीं आ सकता था जनरल जियाउल हक को। जनरल जियाउर रहमान ही था जिसे इतना जबरदस्त आइडिया इसके माइंड में था। जनरल जियाउर रहमान बांग्लादेश का ये प्रेसिडेंट बना था। ये शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल के बाद इसने सबको उलट से मार दिया जनरल जियाउर रहमान। अच्छा, ये भी मर गया था।
ये भी 81 में मर गया था। अच्छा, इसका जो आइडिया था 80 में इसने दिया था ये आइडिया, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, इम्प्लीमेंट नहीं हो सका क्योंकि इंदिरा गांधी बैठी हुई थी, वो ये नहीं चाह रही थी इस तरह से हो। इंडिया में इंदिरा गांधी बैठी थी, उसने बेसिकली रुकावट पैदा की थी। उसके बाद ये 1985 के अंदर जब ये इंदिरा गांधी मर गई, उसके बाद जाके ये बनी। और कहाँ बनी? ये ढाका में बनी, मतलब बांग्लादेश के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई। कैपिटल इसका काठमांडू में है। इसका कैपिटल कहाँ पे है? सारा का कैपिटल काठमांडू में, मतलब नेपाल के अंदर है इसका हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कैपिटल के बजाय हेडक्वार्टर लिखे इसका। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? काठमांडू में है। सेक्रेटरी जनरल बांग्लादेश से है इस वक्त, गुलाम सरवर, गुलाम सरवर। बंगाली है जी ये। करंट क्या है जी? ये सेक्रेटरी जनरल है सार्क का, सार्क का करंट सेक्रेटरी जनरल, हाँ जी, गुलाम सरवर साहब हैं जी। बांग्लादेश से इनका ताल्लुक है। आखिरी मुल्क के टोटल मेंबर कितने हैं इसकी? 8 कंट्री है। सार्क के साथ ब्रैकेट में 8 लिखें, टोटल मेंबर कंट्रीज 8 है। आखिरी मुल्क जो सार्क का हिस्सा बना, ये सवाल बनता है, अफगानिस्तान 2008 में, अफगानिस्तान 2007 में, 7 में अफगानिस्तान ने इसे ज्वाइन किया। सवाल पूछेगा आखिरी कंट्री जिसने ज्वाइन किया सार्क को, क्या नाम था जी? मार्कर और थे मुझे बोला, आखिरी मुल्क जिसने ज्वाइन किया सार्क को क्या नाम है बेटा? उसका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। 2007 साल भी पूछता है कभी कभी, 2007। ठीक हो गया जी। मकसद क्या है? 7 मुल्क कौन कौन से? यही 7 कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया। 4 तरतीब से, 2 ऊपर 2 नीचे। नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। मैप में करेंगे तो अच्छा रहेगा। MBBS पेन फलां, मुझे कभी भी मतलब मैं इनसे मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इस तरह से करें। तो कितने लफ्ज बनाएंगे इस तरह से, और बनाने के बाद उन्हें याद कैसे रखेंगे? अगर वो लफ्ज ही मिक्स हो गए तो फिर आप क्या करेंगे बैठ के? हमेशा कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं। जब आप इतनी मेहनत करें, थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर लें। इस तरह से मैप में जब बना के माइंड में रखेंगे तो आपके सामने एक पूरा मैप होगा। इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछ लिया था, सारे क्या जो कंट्रीज कितने हैं? 8 है, बताएं कौन कौन सी है। फिर आप देखेंगे, अच्छा MBBS पे, अच्छा P से, अच्छा A से क्या अफगानिस्तान था? नहीं, ईरान था। अच्छा नहीं, फला था। उसमें आप फिर वो फर्क सेंसिबल बंदे का काम नहीं है ये। तो वहां पे जो है ना जी, आपके जब इस तरह से आपके माइंड में पूरा एक मैप प्रिंट होता है ना, फिर सर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान है, वेस्ट में सर, ईस्ट में इंडिया है, इंडिया के साथ बांग्लादेश है, ऊपर नेपाल है, साथ भूटान है, नीचे हमारे पास श्रीलंका है और मालदीव है। सुनने वाले को भी पता लगता है कि यार कुछ पढ़ के आया है, दिल खुश होता है, फिर नंबर मिलते हैं आपको। तो ये इस तरह से आप जब तैयार करेंगे ना, ये सारी आपके साथ चलेंगी सारी जिंदगी के लिए। आप शायद अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि यार इस तरह से चीजें तैयार करनी होती है, अगर कभी जरूरत पड़ी ज्योग्राफी की। तो बताने का मकसद ये, कोशिश किया करें इस तरह से बना के खुद एक दफा अपने हिसाब से तैयार कर लिया करें, जो आपको फॉर्मेट आपको नजर आए, जिस तरह से आप करना चाहें। खैर जी, सार्क पे हम थे, तो ये देख रहे थे हम सार्क के हवाले से 3-4 सवाल हमने देखे। सार्क में कितने मुसलमान मुल्क हैं? 4, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव। सार्क में कौन सा मुल्क जहां से इक्वेटर गुजर रहा है? मालदीव। सार्क में कितने आइलैंड कंट्रीज हैं? 2, श्रीलंका, मालदीव। सार्क में कितने लैंडलॉक कंट्री हैं? 3, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। इस तरह से सवाल बनाए, ठीक है। क्यों बनाई गई थी? मकसद क्या था? मकसद ये था कि जो साउथ एशिया के मुल्क हैं ये आपस में फ्री ट्रेड करें, एक दूसरे को फैसिलिटेट करें, ताकि पूरे का पूरा जो क्या है मुल्क जो है ना खड़ा हो जाए। जिस तरह देखा बाद में बनी यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन बनी ना, पूरे का पूरा यूरोप खड़ा हो गया, जीरो टैक्स पे वो ट्रेड कर रहे होते हैं। उससे पहले ही आइडिया था, अगर हम इसी को प्रॉपर काम कर लेते तो यूरोप की तरह ये पूरे का पूरा रीजन आगे निकल सकता था। बहुत अच्छा आइडिया था, इतना जबरदस्त आइडिया था ये, लेकिन उस पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? इंडिया और पाकिस्तान की वजह से। इनके आपस के जो मसाइल हैं, इसके अंदर ना इंडिया ने बड़ी चालाकी के साथ एक शिक ऐड करवा दी इसकी, जब बन रहा था उसमें, कि जी जो बाइलैटरल इशू है ना, किसी भी दो मुल्कों के, वो इस फोरम पे डिस्कस नहीं होंगे,
और जब तुम आपस के मसाइल नहीं हल करना चाहते इस फोरम पे आगे, तुमने क्या ट्रेड करनी है, फिर क्या तुमने आगे लेके चलना है, इस रीजन को आगे निकालना है। बस समझ रहे हैं, इंडिया की हठधर्मी की वजह से ये पूरे का पूरा फोरम फ्लॉप हो गया। अब इसकी आखिरी मीटिंग 2016 में पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होनी थी। इंडिया ने कहा कि मैं नहीं जा रहा, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। वो दहशतगर्दी से तुमने हमारे पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया अफगानिस्तान की तरफ से, सारी दहशतगर्दी करवा के राह का काम सारा है बलूचिस्तान में और केपी के, उल्टा इल्जाम भी हमें दे रहे हैं। और हम इतने बेवकूफ हैं, हम उसके खिलाफ बयानिया ही नहीं बना पा रहे। हमें अपने जो पिटी छोटे छोटे जो हमारे इश्यूज हैं घर के अपने, जो हमने खुद बनाए हुए हैं, उनसे फुर्सत मिलेगी तो हम इंटरनेशनल लेवल पे कुछ सोचेंगे ना, कोई बयानिया बनाएंगे, कुछ करेंगे। हम लगे हुए हैं वही सारे काम, आपको पता ही है क्या कर रहे हैं। मतलब उसने इस फोरम को बर्बाद कर दिया। जब इंडिया नहीं आया, उसने नेपाल भूटान को कहा कि तुम भी ना जाओ, बेचारे डिपेंडेंट हैं इंडिया पे। बांग्लादेश भी उस वक्त उनके साथ था, तो उसने कहा मैं भी नहीं जा रहा। जब ये मुल्क 5-6 नहीं आए तो वो जो मीटिंग होनी थी वो हुई नहीं 2016 में। अब जब भी होगी पाकिस्तान में होगी। अभी जो मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ साहब की और डॉक्टर यूनिस की, बांग्लादेश वाले, इन्होंने जोर दिया है कि यार हम सार्क के जो फोरम है, इतना जबरदस्त फोरम है, हम इसे क्या करें, दोबारा से रिवाइव करना चाहिए हमें, इस पे दोबारा से हम काम करें ताकि पूरा रीजन क्या करे, तरक्की करे। अब इसके अंदर एक और चीज ऐड करते हैं हम, सेफ्टा। इसे मैं रेस करता हूं, सेफ्टा जो है ना, इसके अंदर एक और चीज है सेफ्टा। सार्क के अंदर ये सेफ्टा लिख ले जरा, सेफ्टा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया 2004 में इसे डिक्लेयर किया गया था। सेफ्टा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया 2004 में डिक्लेयर किया गया था। तो साउथ एशिया के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रेड की जो ड्यूटी है उसे कम करते करते 2016 तक या 15 तक हम इसे 0 कर देंगे। फ्री ट्रेड करे एक मुल्क दूसरे मुल्क के अंदर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्री हो, लेकिन नहीं हुआ काम। ठीक है, जबरदस्त किस्म का फोरम था। अच्छा, अगर फर्ज करें इस पे इंप्लीमेंट हो भी जाता तो पाकिस्तान ने क्या अचीव करना था? तो हम तो मंगवा ही रहे हैं, हमने लेना दे तो दुनिया को कुछ भी नहीं रहे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो हमने बर्बाद कर दी। तो हमने कोई इंडस्ट्री लगाएंगे किसी मुल्क में, कुछ जाके बेचेंगे, तभी इसका फायदा होगा ना, सार्क का या सेफ्टा का। इसका सबसे ज्यादा फायदा अब इंडिया को ही होना है। क्यों? इंडिया सबको बना बना के दे रहा है चीजें, हर चीज इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान में हमारे ये जो ज़राअत के बीज आते हैं हमारे फसलों के, उससे लेके हमारी सब्जियों तक, फ्रूट तक, हमारा कहां से, इंडिया से आ रहा है। हमारी आईटी की, हमारी टोटल मेडिसिन किधर से आ रही है? इंडिया से आ रही है। आईटी के गैजेट्स जो हैं ये सारे किधर से? इंडिया से आ रहे हैं। मतलब कहने का आप दूसरे तरीके से रहिए, कहां से आ रहे हैं? पहले वहां से इंडिया से जाते हैं दुबई, दुबई से आते हैं पाकिस्तान। 10 रुपए की चीज 50 रुपए की होकर मिलती है। अगर डायरेक्ट इंडिया से पाकिस्तान आए 10 रुपए की चीज 15 में मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन हम क्या दे रहे हैं भाई? हम जो नमक है वही हम के टोकरे बेच रहे हैं, कोड़ियों के भाव हम बेच रहे हैं। जो नमक हमारे पास है पिंक साल्ट, बाकी तो हमारे पास है ही नहीं कुछ। आईटी के ऊपर हमने काम नहीं किया। 2-3 बिलियन डॉलर की अगर कर भी लेते हैं तो हमें उसका कोई फायदा नहीं है एक साल में। तो ये आपका साउथ एशिया का पूरा रीजन था। इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और हमारे जो हमसाये ममालिक हैं उनके हवाले से कमीशन कौन कौन से सवाल